स्टार्ट हो गई मौज। तो वैसे लास्ट में तो लिख तो लिया था 3743 जातियाँ लिख ली था ना। हम्म। हम लोग ये पढ़ रहे थे, समानता के अधिकार में चल रहे थे हम लोग। समानता, फैन 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 फैन, समानता का अधिकार। फिर हमने देखा था ये 1953 में बना था कालेलकर आयोग, ठीक है, और 1979 में बना था मंडल आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिन्होंने बताया था फिर ऐसे करके ओबीसी जातियाँ बता दी, पिछड़े वर्ग को ओबीसी कहेंगे, ठीक है, और वो लगभग कितनी जातियाँ हुई 3743 ऐसे उन्होंने बताया, इतनी जातियाँ हुई। फिर बात ये हो गई थी कि इसमें फिर ऐसे चलता था, हमने बात कर 1979 में फिर सरकार 1980 में इनकी 1980 में इनकी सिफारिशें आई थी, तो सरकार चेंज हो जाती है तो उन्हें सिफारिशें लागू नहीं करी, ये सब चलता रहा था ऐसे करके। फिर सरकार चेंज हो रही है, फिर मतलब इंदिरा गांधी की सरकार आ रही है, ये सब पूरा मुद्दा अलग है, बहुत डिटेल में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान इतना रखना कि 16(4) की जो पिछड़े वर्ग की बात हो रही थी, उन पिछड़े वर्ग में इतनी जातियाँ आ जाएंगी, ठीक है। आर्टिकल 16(4) वाली बात तो नहीं, ये बात समझ में आ रही थी। फिर हम ये देखेंगे कि केस हो जाए, इसके बाद होता है कि मतलब पिछड़ा वर्ग पे ऐसे उन्होंने बोल दिया, इसी में जैसे एससी को आरक्षण कितना था, हमने बात करी थी एससी एसटी को, एससी को कितना था 15%, ठीक है, और इसको 7.5%, ठीक, और ओबीसी को देने के लिए बात करी गई थी 27%। इन दोनों को मतलब संविधान सभा जो बनी थी, ठीक है, वहाँ से ही इनको आरक्षण मिलता चला रहा है, ऐसे बाद में कोई नहीं हुआ। ओबीसी को अभी से मिलना चालू हुआ है 27%, और उसके बाद में ईबीसी यहाँ पे एक लागू हो गया था कि ईबीसी को मैंने क्या बताया था उस टाइम, हाँ, बैकवर्ड क्लासेस, तो 10% आरक्षण यहाँ पे दे दिया गया ईबीसी को, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि ये 16(4) हो गया था, पिछला वर्ग हमने समझ लिया था। एसी का रिमोट उठा लो, फिर उसमें आई थिंक और डाउन कर लो उसका टेम्परेचर। तो इसी में आगे केस अब डालो, इंदिरा साहनी केस, मैं कर दूँ, ठीक, इंदिरा साहनी केस हेडिंग डालो, हम उसके आगे देख रहे हैं, केवल 16(4) लिख लिया, तो इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस कब का है, 1992 का, ठीक है, इंदिरा साहनी केस। इसके अंदर लिखो मतलब ये समझ में आ गई कि आपको, जैसे ये बात हो गई थी यहाँ पे कि एससी और एसटी को तो 15 और 7.5 ही आरक्षण चला आ रहा था पहले से ही, ओबीसी को भी इतने आरक्षण देने की बात हो गई, और फिर ईबीसी को भी उसी टाइम में सरकार ने ये 10% आरक्षण दे दिया था, तो ये टोटल फिर कितना हो जाता है जाके 59.5 ऐसे तो हो जाएगा, कैसे ऐड करके देखा था हमने कल, तो वो 59.5 आरक्षण हो जाएगा। तो इंदिरा साहनी केस में क्या है, इसी जो आरक्षण पूरे सर्वोच्च आरक्षण जितना दिया जा रहा है, इसको चुनौती दी गई, आरक्षण मतलब इतना समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है कि आप किसी को इतना आरक्षण दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, और ईबीसी को और 10% आ गया था, तो इंदिरा साहनी केस में इसी को चुनौती दी गई थी। तो इसी के अंदर लिखो इंदिरा साहनी केस में, मतलब इस केस में लिखना, इस केस में आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी गई। इस केस में आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि कुल आरक्षण 59.5 क्योंकि कुल आरक्षण 59.5, एससी को 15%, वो सब आपको पता ही, लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिखना है, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27%, ईबीसी को 10%, क्योंकि कुल आरक्षण 59.5% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा था, और इससे भी पहले
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी गई क्योंकि कुल आरक्षण 59.5% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा था। और इससे भी पहले ये मुद्दा उठाया गया कि जाति के आधार पर, और इससे भी पहले क्योंकि कुल आरक्षण 59.5% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा था, और इससे भी पहले यह मुद्दा उठाया गया कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, जबकि अनुच्छेद 16(2) का मतलब 16 खंड 2, जबकि अनुच्छेद 16 खंड 2 खंड कर ऐसे लिखना, 16 ब्रैकेट 2 है ना, अनुच्छेद 16(2) जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अब मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ एक बार शुरू से। इंदिरा साहनी केस में, यानी कि इस केस में आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी गई क्योंकि कुल आरक्षण 59.5% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा था। और इससे भी पहले यह मुद्दा उठाया गया कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, जबकि आर्टिकल 16(2) के अनुसार, या आर्टिकल 16(2) जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, जबकि आर्टिकल 16(2) जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो ये मुद्दा इंदिरा साहनी केस में उठाया गया। इंदिरा साहनी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कई बार एग्जाम्स में आते हैं इसके संबंधित क्वेश्चन। इसमें क्या क्या डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए वो आप समझेंगे। 1992 ये भी ध्यान रखेंगे, इसका ईयर भी है ना। अब लिखो फटाफट, ये लिख लिया, मनाही, जबकि मनाही करता है, जब आर्टिकल 16(2) मनाही करता है, तो आप जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दे रहे हो? एक तो मुद्दा ही उठाया, दूसरा ये उठाया कि भाई इतना ज़्यादा आरक्षण हो गया, 59.5, मतलब 50% एक होता है, तो 50% की बात ये थी। अब इसी केस में 50% की सीमा दी सुप्रीम कोर्ट ने। 50% का मतलब हो गया, ठीक है, आधे लोग इधर जनरल जाति में हो जाएंगे, ठीक है, बाकी आधे लोग आपने छोटी छोटी जातियाँ बनना ली, तो आपने भेदभाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन 59 का मतलब हो गया कि आप एक तरफ झुक गए, आरक्षण तरफ इतना झुक गए, 9.5 और ज़्यादा झुक गए। अगर आधा रखते, आधा आरक्षण, आधा अनारक्षित लोग, अनरिजर्व लोग बोलते हैं ना, जनरल वाले अनरिजर्व में आते हैं, तो ऐसे बोलते तो ठीक है, एक बार को 50% की कैप लगी रहेगी। लेकिन 50% से भी ज़्यादा निकल रहा था ये आरक्षण, तो ये उन्होंने चुनौती दी नहीं। उससे पहले भी ये बात रखी थी कि भाई जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दे रहे हो आप, जबकि आर्टिकल 16(2) कह रहा है जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश से पता ना, पढ़ा था उत्पत्ति वगैरह। तो अब लिखो कि इसके नीचे अगली पैराग्राफ चेंज करके कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मतलब उन्होंने क्या निर्णय दिया इस केस में। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है ना, सारे न्यायालय से फैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशनल कोर्ट नीचे होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट हो जाते हैं, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हेडिंग बनाई, और इसके अंदर पॉइंट 1 लिखो, उन्होंने निर्णय दिए क्या क्या। खास ये निर्णय देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया था, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो नंबर 1 इस पर लिखोगे SC, नहीं न्यायालय लिखो ना, SC का मतलब SC जाति में समझ लो बना आप लोग। न्यायालय के अनुसार लिखो, इसमें SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला था, SC शॉर्टकट बिल्कुल, लेकिन आप लोग कहीं SC को वो SC जाति वाला SC ना समझ लो, इसलिए लिखो न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित। ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ ये वाली लाइन, क्योंकि आपको भी एक चीज़ समझ में आएगी। आर्टिकल 14 यहाँ पे न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लेकिन बस थोड़ा तेज लिखेंगे। न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। क्योंकि वितरण मूलक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान, क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है, ठीक है। फिर से रिपीट करूँ क्या एक बार। न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता यानी कि अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला क्योंकि आरक्षण, सुनो फिर से, न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वितरण मूलक न्याय
के संबंध में भारत का संविधान आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। ये हमने आर्टिकल 14 में देखा था। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आनुपातिक समानता, यानी कि समान के साथ समान व्यवहार और असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। ठीक है, यानी कि उन्होंने आरक्षण को लेकर चुनौती दी कि भाई आरक्षण ऐसा क्यों, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। तो आरक्षण की उन्होंने बात की, आरक्षण जो आपकी अवसर की समानता है उसको कोई रोक नहीं कर रहा, उसके विरुद्ध नहीं, आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आनुपातिक समानता का मतलब क्या था? हमने देखा था कि दुर्बल के पक्ष में हम भेदभाव कर सकते हैं, यानी दुर्बल के पक्ष में हम भेदभाव किसी से कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा सकारात्मक विभेद है। अब समझो यहाँ पे, मतलब इसमें ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उन्होंने कहा आरक्षण आप कैसे के दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि आरक्षण जो है वो संविधान में जो अवसर की समानता है ना, कि सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, तो उसके विरुद्ध नहीं है ये जो आरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि आरक्षण ने आनुपातिक समानता में, कि आर्टिकल 14 कह रहा था आनुपातिक समानता। ठीक, अनुपातिक समानता का मतलब क्या हुआ कि एक तो दुर्बल हो गया, एक सबल हो गया, तो इनके पक्ष में अगर सबल के पक्ष में कुछ बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि आप विशेषाधिकार दे रहे हो, इनको और प्रबल कर रहे हो। लेकिन दुर्बल के पक्ष में बढ़ा रहे हैं, यानी कि सकारात्मक विभेद हम कर रहे हैं। ठीक, अभी आ जाएगी। ठीक, तो दुर्बल के पक्ष में अगर हम कोई भेदभाव करेंगे तो हम सकारात्मक विभेद है। अभी तक तो ठंडी हो गई ना, थोड़ा सा सही, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो दुर्बल के पक्ष में भेदभाव हम कर सकते हैं। तो यानी कि आरक्षण एक ऐसी ही व्यवस्था है कि हम दुर्बल के पक्ष में कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसलिए आरक्षण जो अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट एक निर्णय ये दिया। इसी में दूसरा निर्णय देखो, दूसरी बात और भी कही उन्हें, पॉइंट 2। ठीक है, जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, ये इंदिरा साहनी केस में कह दिया गया है। ठीक है ना, अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं आया कि उन्होंने मना कर दिया जाति पे आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य पिछड़ापन, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है। मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। मुख्य पिछड़ापन, क्योंकि भारतीय संविधान में पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। ये बात समझे? संविधान में कह रहा है कि जाति, मतलब भारत का संविधान इतने टाइम, भारतीय संविधान में क्या कह रहे हैं कि जो पिछड़ापन के अगर हम डिसाइड करेंगे भारतीय संविधान में, तो पिछड़ापन के उसको आधार बनाएंगे जाति को, ना कि आर्थिक तौर पे। क्योंकि भारत का समाज इतने टाइम से ऐसे ही बढ़ा हुआ था, जाति के तौर पे पिछड़ा देखा जा रहा था कि आप सवर्ण हैं और ये लोग नीचे जाति के। ऐसा तो नहीं देखा गया था कि भाई आप पैसे वाले हैं और ये नीचे कम पैसे वाले हैं, तो नीचे जो सवर्ण भी अगर कम पैसे वाले होते तो उनको नीचे ही रखते। लेकिन अगर वो चाहे उसके पास पैसा है या नहीं, लेकिन सवर्ण है अगर, तो उसको ऊपर ही उच्च जाति का माना जा रहा था। तो भारतीय समाज इतने कई हजार सालों पीछे जितना टाइम चला रहा है, उसमें सब में जाति के आधार पर ही उसको पिछड़ापन और उच्च जाति में बांट रखा था। तो इसलिए भारतीय संविधान में भी जो पिछड़ापन और आगेपन को किसी को आर्थिक आधार नहीं माना, सामाजिक पिछड़ापन माना। इसलिए लिखा ना, भारतीय संविधान में भी मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, कॉमा लगा के कॉमा लगा लेना, आर्थिक पिछड़ापन नहीं। ठीक है, ये अपने आप ही कहाँ कॉमा लगना नहीं लगना वो थोड़ा सोचते भी रहना, वरना यहाँ पे लगता है कॉमा। ठीक, मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, कॉमा आर्थिक पिछड़ापन नहीं। ठीक, तीसरा लिखो, पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से, पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से, साधन संपन्न हिस्से वो बताता हूँ मैं, लिखो। इसी को क्रीमी लेयर बोलते हैं। क्रीमी लेयर का भी सुना आपने? ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट चलता है। क्रीमी लेयर लिखो इंग्लिश में, क्रीमी लेयर, और हिंदी में भी ऐसे लिखा मिल जाता है इसको, क्रीमी लेयर। तो इसलिए जैसे लिखो वैसे लिखो। साधन संपन्न हिस्से ब्रैकेट में लिख लो क्रीमी लेयर। पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से ब्रैकेट में क्रीमी लेयर, उसको ऊपर ऐसे भी लिख लेना क्रीमी लेयर। हिंदी में भी लिखा आ जाता है क्रीमी लेयर। को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ लो। उन्होंने क्या कहा कि लिखा
पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से, मतलब इनका कहने मतलब है कि आपकी पिछड़ी जातियाँ हैं जो ओबीसी वगैरह है ना, उनमें किसी को आरक्षण मिला, अब वो ठीक ठाक उनकी नौकरी आय वगैरह अच्छी हो गई, उन्हें नौकरी पा ली आरक्षण से, और आय वगैरह उनकी अच्छी, उनका जीवन स्तर लाइफ कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है, तो अब उनको आरक्षण की जरूरत लगती नहीं। हमें लगता है कि अब वो पिछड़े रह गए, मतलब वो पिछड़े थे, हमने उनको आरक्षण देके ऊपर ले आए, तो हमें लगता है ज़रूरत नहीं समझ में आ रही कि अब वो पिछड़े रह गए। तो उसी में से ऐसे ओबीसी में ऐसे पिछड़े लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो इस स्थिति से ऊपर उठ गए, ठीक है, यानी कि वो हो गए साधन संपन्न इससे हो गए, उसी का कुछ भाग, कुछ परसेंटेज, जैसे ओबीसी के मान लो 100 लोग हैं और ओबीसी के 27% यानी 27% लोग, यानी 27 लोग ओबीसी के मान लिए, ठीक, तो 27 में से मान लिए 7 लोग ऊपर निकल गए, अच्छी स्थिति में आ गए, नौकरी पर आरक्षण व्यवस्था करके आय वाय इनकम उनकी बहुत अच्छी हो गई, तो इसलिए वो साधन संपन्न इससे आ गए, उनके पास अब किसी प्रकार की कमी नहीं रही, अब नहीं लग रहा कि समाज में पिछड़े हैं वो, तो 20 लोग अभी भी पिछड़े रह गए, तो ये 7 लोग आ गए, ये 7 लोगों को क्रीमी लेयर में बोलेंगे, यानी इनके साधन संपन्न हिस्से में बोलेंगे, इनके पास साधन आ गया, समझ में आ रही बात, कि यानी कि वो जो 7 लोग जो हैं वो साधन संपन्न में आ गए, यानी कि इनको बोलेंगे क्रीमी लेयर, इनकी मतलब ऊपर की परत क्रीमी बोलते हैं ना, क्रीम वाली, तो ये ऊपर की परत में आ गए, लेकिन नीचे वाले लोग 20 लोग अभी भी बचे हैं, तो इनको अब आरक्षण दिया जाएगा, ये लोग इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही है, यानी कि जब पता है ऐसे चलेगा जैसे वो राज्य है, राज्य डिसाइड करेगा हर बार कि भाई 8 लाख की आय हो, जो ईडब्ल्यूएस कैसे कैटेगरी, वो राज्य के ऊपर है कि राज्य डिसाइड करेगा कि कौन क्रीमी लेयर में आएगा कौन नहीं, राज्य ने एक मान लो नियम बना दिया, जिसके पास 8 लाख रुपए महीना है या फिर 8 लाख रुपए साल है, ऐसे अगर बताते कुछ भी वो डिसाइड करेगा, लेकिन अभी जो 8 लाख रुपए की आय चल रही सालाना, और उस पर फिर प्लॉट वगैरह कितना प्लॉट है या आय संपत्ति मम्मी पापा पैसे जोड़ के, जी मेंशन नहीं, मेंशन करेगा, राज्य करता है मेंशन, राज्य हर साल में मेंशन राज्य करते ही रहते हैं, तो राज्य क्या, राज्य डिसाइड करेगा कि कौन क्रीमी लेयर की लिमिट क्या है, राज्य ने बना दी है कि नहीं, यानी कि यहाँ तक जो है इसके नीचे नीचे वो सब लोग क्रीमी लेयर से नीचे माने जाएंगे, जो भी इसके ऊपर पाया जा रहा है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो जब हम ईडब्ल्यूएस सिस्टम बना रहे हैं तो उस टाइम वही सब जांच पड़ताल करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है ना, कि आपके पास ऐसा इतना बड़ा घर नहीं हो, कोई प्लॉट वगैरह ना हो, ऐसे करके सब देखा जा रहा है। ऐसे ही ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट जब बनवाने जाते हैं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें देखते हैं कि वो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, अगर वो क्रीमी लेयर से नीचे है तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा वाला पॉइंट, मतलब जो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इंदिरा साहनी केस में दिया है। क्रीमी लेयर का क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट किस केस में दिया गया, जनरल सिंह, एम नागराज केस और इंदिरा साहनी केस या केशवानंद भारती केस, तो आप लगाएंगे इंदिरा साहनी केस, ठीक है। तो आरक्षण से संबंधित 3-4 केसेज हैं, जैसे इंदिरा साहनी केस हो गया, जनरल सिंह केस हो गया, एम नागराज केस हो गया, ये आरक्षण से संबंधित है, तो आरक्षण का क्वेश्चन बनाएंगे और ये 3-4 केस डाल सकते हैं, तो आप सोचोगे ये सब आरक्षण वाले ही हैं, लेकिन इसलिए ध्यान रखना है कि कौन से में क्या क्या डिसीजन दिया है, ठीक है। इंदिरा साहनी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट लिखो, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, 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 और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे बढ़ाया जा सकता है, और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसी में आगे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना ईबीसी, हाँ ईबीसी जो लिखा ना, ये ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी का 10% आरक्षण को रद्द कर दिया गया, ईबीसी का 10% आरक्षण को रद्द कर दिया गया, परंतु ईबीसी यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण, परंतु ईबीसी यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक नहीं कहा, परंतु ईबीसी यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक नहीं कहा, असंवैधानिक नहीं कहा। ठीक
ठीक है, असंवैधानिक नहीं का विराम बल्कि ये कहा, हालांकि विराम अगर नहीं लगेगा यहाँ पे, पता ये लग सकता है, ये सेमी कोलन लगा सकते हो तो लगा लेना। बल्कि ये कहा कि अगर आरक्षण, बल्कि ये कहा कि अगर आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी, आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी तो पहले सामाजिक, आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी तो पहले सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा। बल्कि ये कहा कि अगर आरक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी तो पहले सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा। सामाजिक आधार का मतलब क्या हुआ, जाति के आधार पर आरक्षण होगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखे ना, सामाजिक आधार लिखा है ना, सामाजिक आधार पर आरक्षण होगा, ब्रैकेट में लिखना जाति के आधार पर। जाति के आधार पर आरक्षण होगा। उसके बाद मतलब प्राथमिकता पहले किसको दी जाएगी, सामाजिक। ठीक है, उसके बाद 50% की सीमा के भीतर रहते हुए, उसके बाद 50% की सीमा के भीतर रहते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 50% की सीमा के भीतर रहते हुए, यानी 50% की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, 50% की सीमा के भीतर रहते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। पचास प्रतिशत की सीमा के भीतर रहते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रख के बैठोगे तो अपने आप भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग बोल चुके हैं, सब वही चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा। और 50% की सीमा इन्होंने क्यों बांधी, मैंने बता ही दिया था 50% इसलिए बांधी कि भाई बराबर अवसर की समानता बनी रहे, कि आपको इतना 50% आरक्षण दिया रहा, 50% को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ये आरक्षण की सीमा उन्होंने बांधी थी। एक दो पॉइंट और लिखो जो आगे काम में आएंगे। इसी केस में उन्होंने दिया, एक लाइन के, अगर बच रही हो तो उसी पेज पे लिख लेना, तो एक में हो जाएगा, एक ही लाइन। वैसे छोटे छोटे 2 पॉइंट है, एक लाइन के छोटे छोटे। 5वां पॉइंट होगा ना, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। एक पॉइंट ये है, पदोन्नति में, पदोन्नति ऐसे लिखेंगे, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। पदोन्नति मतलब प्रमोशन होता है, ये प्रमोशन। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी प्रमोशन जो हमने बात करी थी, IDGIG वाली बात करी थी, वो अभी आएगा। तो पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, एक ही हो गया। दूसरा अगला और पॉइंट लिखो, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू बोलते थे, मतलब जुडिशरी जो है ना, इसको रिव्यू कर सकती है, इसको देख सकती है कि भाई आपने सही करा नहीं करा। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। बस ये 2 पॉइंट खत्म। इंद्रसानी केस में निर्णय दिए गए। पहला समझ में आया था, पहला उन्होंने बात क्या कही कि जो आरक्षण है ना, वो अफसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। जो आप अफसर की समानता आपको दिखाई जा रही है उसके विरुद्ध नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारी समानता पूर्ण समानता नहीं है, हमारी समानता क्या, आनुपातिक समानता है। ये हम लोग पढ़ चुके थे ना, हमारी समानता पूर्ण समानता नहीं, हमारी समानता आनुपातिक समानता है, इसलिए हम आरक्षण दे सकते हैं, दुर्बल के पक्ष में ऐसा कर सकते हैं। ये बात समझ आई। दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है। ये बात कही है कि जाति को बनाया जा सकता है आधार, क्योंकि भाई भारतीय समाज में जाति के तौर पे अभी तक पिछड़ापन डिसाइड हो रहा था, तो इसलिए संविधान में भी जाति को आधार बनाया जा सकता है। और लेकिन फिर तीसरा बात क्या कहते हैं, पिछड़ी जाति को साधन संपन्न इससे जो हो जाएंगे वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक, चौथा पॉइंट क्या हुआ था, फिर आरक्षण की एक लिमिट बांधी, कैप लगा दी, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और आरक्षण दिया जा रहा है तो आरक्षण में प्राथमिकता पहले जाति के आधार पर दी जाएगी, यानी सामाजिक आधार पर दी जाएगी। उसके बाद अगर आरक्षण देना है किसी को भी तो 50% की सीमा के नीचे ही रहते आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट क्या था
कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी कि जो प्रमोशन होने उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा कि भाई कोई एससी कास्ट का कोई व्यक्ति है उसको नौकरी लग गई है, ठीक है, वो एसपी बना हुआ है, हमने बात करी था एसपी डीआईजी आईजी, तो एसपी बना हुआ है, तो जैसा सबके लिए चला आ रहा है वैसा ही उसके लिए होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग बात कर रहे हैं कि आरक्षण दो, इन्हें जल्दी प्रमोशन देते रहो। तो अभी तक तो उन्होंने मना कर दिया पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, आगे लागू कर दिया जाएगा, वो संविधान संशोधन करके लगवा देंगे। तो इसमें मना कर दिया, इंदिरासानी केस में नहीं होगा। और एक बात क्या करिए, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि अगर आरक्षण किसी हालत में ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस को दिया गया था अभी, तो 10% ईडब्ल्यूएस को ईबीसी ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, ऐसे 10% ये सवर्ण जातियों को दिया जा रहा था, तो दिया जाएगा, तो इस पर केस हो जाएगा, केस होगा अभी 2019 में आएगा, 2019 के बाद केस हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको न्याय करेगी, रिव्यू करेगी और उसके बाद में इसको सही ठहराएगी, ईडब्ल्यूएस पे दिया जा सकता है आरक्षण। लेकिन ये क्या है, अगर इसमें लिखा होता कि इसका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि आप सामाजिक, क्योंकि उन्होंने कहा ना प्राथमिकता आप किसको देंगे, सामाजिक आधार को देंगे, उसके बाद अगर आरक्षण देना भी है तो 50% की जो सीमा है उसके भीतर रहते तो वही सब चेक करा जाता है कि 50% की सीमा के भीतर है नहीं है, और इन्हें आर्थिक तौर पर आधार बनाया या सामाजिक तौर पर जाति को आधार दिया, कैसा कर रहा है, वो सब न्यायिक का देखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है देखना। तो वो अपने हिसाब से डिसीजन निकालते कि भाई आपने जो आरक्षण दिया वो सही दिया या नहीं दिया। जैसे इस टाइम करंट का अगर मुद्दा आप लोग करंट फॉलो कर रहे होगे तो बांग्लादेश में इस टाइम बहुत चल रहा है, बांग्लादेश में चल रहा है कि 56% आरक्षण टोटल भारत बांग्लादेश में है। तो बांग्लादेश में इस टाइम बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, हमें चाहिए ही नहीं अभी। पर 56% आरक्षण है तो उसमें 30%, इसका एक मोटा जंक 30% आरक्षण उन लोगों को लिए दिया जाए जो 1971 की वॉर में फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने 1971 की वॉर लड़ी, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से। तो 30% यानी फ्रीडम फाइटर जो हैं, यानी कि जो क्रांतिकारी उस टाइम के थे और उनके रिलेटिव्स, यानी कि उनके बच्चे जो हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाएगा कि आप कह दो कि भाई हमारे वो चाचा ताऊ लड़े थे तो आप आरक्षण आपको 30% मिल रहा है। यहाँ मतलब 15, 7.5, 27 है, एक 56 में से सबसे ज़्यादा 30 इनको मिल रहा है, बाकी फिर 10 ऐसे 10 इनको दे दिया है और 10 को और अलग बांटा है, फिर शायद 5 को बांटा है, ऐसे करके 6 को बांटा है, पूरा 6 हो गए। 5% दिया जा रहा है कि जो कम्युनिटी है वहाँ की इंडियन जो मतलब लोकल तौर पे कम्युनिटी है उनको, और 6 को 1% बचेगा, फिर 1% दिया जा रहा है दिव्यांगजनों को और 10% महिलाओं को दिया जा रहा है, फिर 10% वहाँ की जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अनडेवलप्ड अविकसित डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये 10%, 5%, 1% और 30% दिया जा रहा है इनको। तो ये हटा दिया गया था, मतलब पहले 2018 में हटा दिया गया था, 1971 से 2018 तक ये चला आ रहा था, धीरे धीरे 2018 में हटा दिया गया था। 2018 के बाद अभी फिर से एक लोकल कोर्ट ने वहाँ पे उन्होंने लागू कर दिया कि भैया ये आरक्षण दिया जाएगा। तो वहाँ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब ये बहुत कम अब फ्रीडम फाइटर्स के लोग बहुत कम थे उस टाइम, मतलब फ्रीडम फाइटर जितने लड़े थे, अब जनसंख्या ज़्यादा जनसंख्या और ऐसी है जो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स में नहीं है। तो 30% एक हिस्सा नौकरियों में सीधे ऐसे दिया जा रहा है, रोजगार में ऐसे दिया जा रहा है। तो इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह लोग विरोध कर रहे हैं कि 30% ये आरक्षण हटाओ, हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मतलब आ गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा काट रखा है, 95-96% ऐसे करके काट रखा है कि भाई ठीक है, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, कुछ आरक्षण दिया जाएगा जितना लागू है, ये नहीं हटा दिया। अभी वहाँ बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत लोग मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो कई लोग 100 से ऊपर स्टूडेंट्स की जान जा चुकी है वहाँ पे, प्रशासन से लड़ रहे हैं वो लोग। प्रशासन कह रहा है आरक्षण उन्हें लागू कर दिया, कोर्ट ने उस टाइम कर दिया था, अब स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग 100 से ऊपर 150 की जनसंख्या बताया जा रहा है कि इतने लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पे। तो ये आरक्षण ऐसा है कि आप जिसको मिल रहा है तो वो तो चुप रहेगा, जिसको नहीं मिल रहा है, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। कि एक बहुत छोटी जनसंख्या है फ्रीडम फाइटर्स की, मतलब 100 लोग थे उसमें से 20 लोग लड़े होंगे, उसमें से अब हो गया उनके परिवार के, अब कोई मतलब नहीं आगे एंसेस्टर आगे नहीं आया उनके परिवार के उस टाइम जो आगे वाले सक्सेसर आने वाले हैं। तो लेकिन एक जनसंख्या ऐसी इतनी बड़ी है जो फ्रीडम फाइटर से जुड़ी हुई नहीं है, तो उनको इतना हिस्सा बिल्कुल गायब मिल रहा है। यानी 100 नौकरी आ रही हैं, 30 गायब भी चल रही हैं और 70 में उनका कंपटीशन है, और 30 किन के लिए है जो मुश्किल से हैं ही कम ही लोग हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि भाई ये हटाना चाहिए, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो सब राजनीति के रहता है, राजनीति चलती है अपने हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से लोग। तो ये करंट का मुद्दा इस टाइम बांग्लादेश में चल रहा है, फिर वहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं। अब बांग्लादेश हमसे को जुड़ा है, बांग्लादेश से भाग के लोग आ रहे हैं, और बांग्लादेश से हमारा एक राज्य टच करता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है, वेस्ट बंगाल की कोलकाता राजधानी, ठीक है। वहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी, ठीक। तो भाग के लोग, बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं भाग के, और इस टाइम मुद्दा ये चल रहा है कि एक मुद्दा है कि आपको वहाँ के लोग जब भाग के आ रहे हैं तो आपको अपने राज्य में शरण देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर ने तो कह दिया कि बांग्लादेश से कोई भी आएगा तो उनका सबका स्वागत है यहाँ पे, हम उनको रखेंगे,
वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं कि जब उनके यहाँ रख लेंगे तो ये अब हम रखेंगे, तो कल को जब चुनाव होंगे तो ये हमें वोट भी देंगे, ऐसा भी सब चल रहा है। लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं एक UN का रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशन बना हुआ, उसमें रेजोल्यूशन है कि आपको अगर आप किसी एडजेसेंट, ये एडजेसेंट का मतलब जुड़ा हुआ क्षेत्र, एक क्षेत्र ये एक क्षेत्र ये, तो इस क्षेत्र से अगर कोई लोग इधर आना चाह रहे हैं तो ये बांग्लादेश हो गया और ये हो गया पश्चिम बंगाल का हिस्सा, तो कोई एक क्षेत्र से लोग इधर आना चाह रहे हैं तो इनका मूवमेंट सवाल है, तो UN का जो रेजोल्यूशन है तो आप उसके हिसाब से आने देंगे, आप उसको शरण देंगे। फिर लेकिन एक बात ये आती है कि क्या अगर एक देश से कोई एक राज्य चिपटा हुआ है तो आप अपने आप में पूरे लागू हैं कि राज्य के पास ये पावर है कि राज्य बुला सकता है, या केंद्र से डिसाइड करना पड़ेगा, पहले प्राइम मिनिस्टर से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दा अपने भारत में छिड़ गया है अब उनकी वजह से, ठीक है। तो इस टाइम अभी करंट में मुद्दे चल रहे हैं ये सब, तो बाद में देखते हैं कि इंद्रासानी केस समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कितने सारे दिए गए। तो इंद्रासानी केस में जो एक आरक्षण बताया गया, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, तो उसी के विपरीत में फिर उन्होंने क्या कहा, संविधान संशोधन किए कि ऐसे करके अब भले सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे पलटा जा सकता है, ऐसे तो नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोल दिया, ऐसे नहीं कहा जाएगा। आप क्या करेंगे, फिर संविधान में संशोधन ही कर देंगे कि लो इसी में लिख दिया हमने पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब उन्हें संविधान संशोधन करेंगे किस बहुमत से, विशेष प्रकार के बहुमत से। विशेष प्रकार में भी कौन से प्रकार का, पहला या दूसरा या तीसरा, दूसरे प्रकार का, ठीक है। दूसरे प्रकार का बहुमत क्या कहता है कि 2/3 बहुमत तो हो, ठीक है, उपस्थित आधे से कम ना हो, मतलब कुल संख्या का, मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और वो बहुमत जो वो पूर्ण कुल संख्या यानी 543 है लोकसभा की, तो उसके आधे से कम ना हो, तब संविधान संशोधन होगा। ऐसे ही और यही बहुमत किस में और यूज़ करते हैं कि जो उच्च पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे हमने बताया कैग की बात करी थी है ना, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जज, इनको हटाने में भी तभी इसका उपयोग करते हैं। तो संविधान संशोधन जब करेंगे, ठीक, तो संविधान संशोधन न्यायालय देख सकता है कि तुमने जो संविधान संशोधन किया है वो मौलिक ढांचा तो चेंज नहीं कर रहा है, संविधान का मूल ढांचा तो नहीं हिला रहा है, तो वो नहीं हिलाया गया था तो फिर चेंज कर दिया गया। अब चेंज कर दिया गया तो आपका निर्णय जो 1992 में आपने इंद्रासानी केस में दिया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा, तो उन्हें संविधान संशोधन से सीधे खारिज कर दिया। तो ये टसल चलती रहती है सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में कि इनमें से पावरफुल कौन है, कि पता चले इन्हें कानून बना दिया तो भाई आप ऊपर हो गए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो गए, सुप्रीम कोर्ट का पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब क्या वो उन्हें चेंज ही कर दिया संविधान में, तो ये ऊपर हो गए। अभी तक क्या था, बात चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया नहीं दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो गया, तो ऐसी टसल चलती रहती है। और इसके ऊपर ये पता नहीं चलता कौन एक दूसरे के ऊपर है, बस ये क्या है कि हाँ दोनों के पूरक हैं कि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो हम रोक देंगे, अगर आपका कोई निर्णय गलत आएगा कि आपने कभी पदोन्नति आरक्षण नहीं दिया। अब पदोन्नति का आरक्षण की बात भी समझेंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई कि कोई SC कास्ट का व्यक्ति है, वो बना हुआ है SP स्टैम्प, तो आप क्यों चाह रहे हो कि वो जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाए, कम प्रमोशन, मतलब कम साल में प्रमोशन। वहीं कोई जनरल कास्ट का है उसको आप प्रमोशन दे ही नहीं रहे हो, मतलब उसको प्रमोशन उसके टाइम में ड्यूरेशन में दे रहे हो कि 10 साल बाद उसका प्रमोशन होगा तो होगा, मतलब उसको जल्दी से आरक्षण नहीं दे रहे हो कि तुम्हें 10 साल के लिए हमने बोला चलो 2 साल बाद ही ऊपर कर देना या 8 साल बाद ऊपर कर देना, ऐसा नहीं, इनको आपने जल्दी दिया आरक्षण। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि मतलब ये नीचे की सब पोस्ट है, सरकारी पोस्ट, ठीक, ये ऊपर की एक पोस्ट है, यहाँ पे 2-3 लोग मान लो पहुँच पाते हैं, ये ऊपर के लोग इनको डील कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके ये इनको डील कर रहे हैं, ऐसा होता है। उच्च पद यानी उन्हें बोलते उच्च पदाधिकारी। तो यहाँ ये पाया गया कि यहाँ पर तो SC ST वाले लोग यहाँ पर तो पहुँच जा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, नौकरी में आरक्षण मिल रहा है उन्हें 15%, 7.5% और 22-27% आरक्षण मिल रहा है, तो नौकरी तो पा ले रहे हैं नीचे वाले स्तर पर। लेकिन अब प्रमोशन होने की बात आती है, तो यहाँ पर तो ये था आरक्षण लगा हुआ था, यहाँ पर आरक्षण था ही नहीं कोई, प्रमोशन में तो आरक्षण पहले कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। तो यहाँ पर देखा जाता है इन सब ऊपर पे जनरल वाली जाति लोग पहुँच रहे थे, सब ऊपर सवर्ण लोग पहुँच रहे थे उच्च पदों पे, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन में राजनीति खेल ली जाती थी कि किसका प्रमोशन कर दें, चलो इनका कर दे रहे हैं, चलो इनका ऐसे कर दे रहे हैं, और फिर जो ज़्यादा ऐसे बोलते हैं जिसकी ज़्यादा घनिष्ठता होती है किसी से, तो जो चाहता होता है ऐसा भी कर लेते हैं, राजनीति चल जाती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई पेपर नहीं है कि आपने पास कर दिया तो आपको प्रमोशन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो देख लिया जाता है, एक CR होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उसके हिसाब से भी देख लिया जाता है कि भाई इनका आचरण इतने सालों तक कैसा रहा है, उसके हिसाब से प्रमोशन कर देते हैं। तो लेकिन जब भी देखा गया तो ऊपर जनरल जाति के पहुँचे थे, ये लोग ज़्यादा पहुँच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, पदोन्नति में आरक्षण लागू करवा दिया संविधान संशोधन कह के कि भाई ये लोग भी SC ST OBC वाले भी ऊपर पहुँच लेंगे जल्दी, ठीक है। फिर जो विवाद वगैरह होंगे वो हम लोग आगे समझ चलेंगे, लेकिन पदोन्नति आरक्षण समझ गया कि ऐसा करा क्यों, कि भाई इनके साथ फिर अन्याय होने लगा था कि यहाँ तक तो रहेगा, फिर यहीं रह जा रहे थे और फिर ये इन्हीं के नीचे फिर से रह जा रहे थे, तो ये गलत था, एक तरह से भेदभाव हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने पदोन्नति में आरक्षण लाए। क्योंकि वरना अभी हम लोग ये प्रतिरंग तो कहते हैं कि ये तो अन्याय हो रहा है, भैया इनको जल्दी बना रहे हैं, तो इसलिए बना रहे थे क्योंकि ये बन तो रहे थे लेकिन ऊपर नहीं पहुँचने दे रहे थे फिर। और फिर वही वाली बात है, ये भी है कि ये तो सब आपने लिखा हुआ है, व्यावहारिक तौर पर क्या है, अगर कोई SC वाला व्यक्ति ऊपर पहुँच भी जा रहा है, समाज में उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा है,
मतलब समाज में तौर पर भी सवर्ण लोग तो वैसे देंगे, अरे जैसे 80 कास्ट का है तो 80 कास्ट का है, सवर्ण लोग की यही व्यवस्था रहती है, चाहे भले वो IGDIG बना बैठा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको सम्मान ही नहीं दे रहे हो समाज में कि आप कह रहे हो 80 कास्ट का है। तो व्यवहारिक तौर पर भी वो मुद्दा बने हुए हैं, लेकिन तब भी लेकिन कहना है कि संवैधानिक तौर पर कम से पदाधिक तौर पर तो ऊपर उठा दिया जाए, व्यवहारिक तौर पर भी आगे देखा जाएगा कि लोगों की सोच बदले अच्छे अच्छे। ठीक, आप फिर डालो एक हेडिंग बढ़ाओ बड़ी सी, आरक्षण से संबंधित मुद्दे। अब ये ज़रूरी है, इसमें हम आरक्षण के बहुत सारे पहलू पढ़ेंगे। आरक्षण से संबंधित मुद्दे, आरक्षण से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड विद द रिजर्वेशन। ठीक, आरक्षण संबंधित मुद्दे, पहला मुद्दा एक डालो, हेडिंग बनाओ, पहली बड़ी सी एक हेडिंग बनाओ, पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, लिखा, मतलब आरक्षण से संबंधित मुद्दे, एक बड़ी सी हेडिंग बनेगी, इसमें बहुत सारे मुद्दे पढ़ेंगे, EWS की इसमें पढ़ेंगे। तो पदोन्नति में आरक्षण, ये पहला मुद्दा बन गया। अभी आपको पता है कि इंदिरा साहनी केस में इसको मना कर दिया गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इसी में जो अगर इसमें लिखना है तो एक पॉइंट बना के लिख लो कि इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया गया था, इंदिरा साहनी केस में मना। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में मना कर दिया गया। ठीक, दूसरा पॉइंट इसी में लिखोगे क्या, 77वां संविधान संशोधन, 77वां 77, 77वां संविधान संशोधन 1995, 77वां संविधान संशोधन 1995 किया गया और आर्टिकल, अगली लाइन से लिख देना, और आर्टिकल, और के बाद अगली लाइन से लिख देना, आर्टिकल क्या जोड़ा गया, 16(4)A। हमने पढ़ा ना, 16 तक पढ़ लिया था, 16(4) तक 16(4)A जोड़ा गया और आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। कैसे लिखोगे, थोड़ा लिखने का तरीका भी आ जाएगा कि 70वां संविधान संशोधन किया गया और अगली लाइन में लिख लो आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया। ठीक है, और आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया। ठीक, इसी के नीचे अब जैसे आपने लिखा अगली लाइन में ऐसे करके, तो इसको अंडरलाइन कर लो और ऐसे करके लिख लो कि आर्टिकल 16(4) अब कह क्या रहा है, आर्टिकल इसी में लिख लो। शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, राज्य SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य SC और ST के लिए, SC और ST के लिए, SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, अनिवार्य नहीं है राज्य के लिए। ठीक, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हमेशा करते ही करते हैं। राज्य SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है। ठीक, अब 70वां संविधान संशोधन ये हुआ और इन्होंने ऐसा 16(4)A जोड़ा गया। ठीक, और उन्होंने 16(4)A में बात क्या लिखी, 16(4) में लिखा कि राज्य SC और ST के लिए मतलब बड़ी भाषा लिखी थी लेकिन मैं छोटे में बता रहा हूँ, इसमें बात क्या है, राज्य SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक, ये हुआ। अब इसी में अगला पॉइंट लिखोगे 85वां संविधान संशोधन, और क्या इसमें एक लाइन और जोड़ी फिर इसी वाले में 16(4)A में, तो लिखो 85वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन 2001 ब्रैकेट में लिख देना, 85वां संविधान संशोधन किया गया, 85वां संविधान संशोधन 2001, ठीक है, किया गया और आर्टिकल 16(4)A में पुनः यह जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)A में पुनः यह जोड़ा गया कि पुनः यह जोड़ा गया कि SC और ST को प्राप्त पदोन्नति में आरक्षण की SC
SC और ST को प्राप्त पदोन्नति में आरक्षण, पुनः यह जोड़ा गया कि SC और ST को प्राप्त पदोन्नति में आरक्षण परिणामी ज्येष्ठता का नियम, परिणामी ज्येष्ठता का नियम, SC और ST को प्राप्त पदोन्नति में आरक्षण परिणामी ज्येष्ठता के नियम, परिणामी ज्येष्ठता के नियम, परिणामी ज्येष्ठता, ज्येष्ठ होता ना, ज्येष्ठ बड़ा भाई, ज्येष्ठता के नियम, परिणामी ज्येष्ठता के नियम, रूल ऑफ कॉन्जिक्वेंशियल, रूल ऑफ कॉन्जिक्वेंशियल सीनियरिटी, लिखूं, रूल ऑफ कॉन्जिक्वेंशियल, CONS, कॉन्जिक्वेंशियल, कॉन्जिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी ज्येष्ठता के नियम पर आधारित होगा, परिणामी ज्येष्ठता के नियम पर आधारित होगा। लिख लिया। अब परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या, वही बताया था आपको कि अभी तक क्या था कि ऐसे, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि 2024 चलिए 2000 ले लेते हैं, चलो ऐसा मान लो, दो 2005, 2010, 2015, 2020, 25, ठीक। अब देखो कि ऐसे ईयर मैंने बांट दिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक मैंने बनाया क्या, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये 85वां संविधान संशोधन से पहले क्या कंडीशन थी, पहले समझो कि 85वां संविधान, एक जनरल कैटेगरी का और एक SC वाला, ये चल रही है व्यवस्था। हम बता रहे हैं कि 85वां संविधान संशोधन से पहले क्या था कि जनरल कैटेगरी वाले 2000 में क्या बने, मान लो SP बने, IPS निकाला, SP बन जाएंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाएंगे किसी सिटी के, बन गए। ये अभी नहीं मान लो, तो इनका प्रमोशन क्या लिखा, 10 साल में होना है जनरल वालों का, और इनको मान लिया कि 5 साल में इनका प्रमोशन होना है, 5 साल में प्रमोशन हो रहा है कि इसके पदोन्नति में आरक्षण दे दिया इन्होंने, 77वां संविधान संशोधन दे दिया कि पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा, तो आपको जल्दी जल्दी कर दिया जाएगा। और अभी 85वां संविधान संशोधन, ये वाला परिणामी ज्येष्ठता का नियम अभी लागू नहीं हुआ है, मान ले रहे हैं, तो क्या ये SP बनेंगे, तो इनका प्रमोशन ये यहाँ पे जाके बनेंगे IG, ठीक है, DIG, सॉरी, पहले DIG बनेंगे उसके बाद IG, तो DIG बनेंगे, ठीक, और फिर जाके यहाँ बनेंगे 2010 के बाद 10-20 में बनेंगे, ठीक है, फिर IG बनेंगे। ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर आ गए 2000, इसके बाद में यहाँ मान लो 5 में अगर है, तो इसमें इसके बाद या अगर अभी बना देंगे तो अभी बना दो, तो इसके ऐसे हो जाए थोड़ा बाद में बनाओ, 2001 में बना लो उनको, तो ये बनेंगे SP यहाँ पे 2001 में मान लो, ठीक है, तो 2001 में बनेंगे। तो इसके बाद क्या है, या 2005 में बना लो इसको, तो यहाँ पे SP बने 2005 में, मान लो 5 साल बाद बन रहे हैं इनके, तो इसमें क्या है, इनका 5 साल बाद या 5 साल बाद क्या बन जाएंगे, यहाँ पे जाके SP से बाद में DIG बन जाएंगे, 5 साल बाद ही तुरंत ही बन जाएंगे, ठीक है। ये 2005 में बने, इन्हें ज्वाइन किया है 2005 में, क्लियर एग्जाम किया, यहाँ पे बने आरक्षण के साथ में, और यहाँ पर क्या है, इनको आरक्षण का फायदा मिला, पदोन्नति आरक्षण, तो 5 साल में ये DIG बन गए, मतलब ये इनको 10 साल लगे DIG बनने में, इनको 5 साल में DIG बन गए। लेकिन अभी क्या सीनियर कौन रहेगा, कि सीनियर ये रहेंगे, मतलब दोनों DIG हैं, सीनियर ये रहेंगे ऊपर वाले, क्यों, क्योंकि ये DIG हैं, तो पहली बात तो DIG तो लेकिन ये भी है, लेकिन इनको IPS की सेवा में पूरे 10 साल हो गए, इनको अभी 5 साल ही है, इनका एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो इसलिए सीनियर ये रहेंगे, ठीक। ये यहाँ पे IG बनेंगे, लेकिन ये यहीं पे IG बन जाएंगे अभी, लेकिन अभी ये DIG रहेंगे, तो क्या सीनियर ये हो जाएंगे, सीनियर ये हो गया अब, तो क्या अब ये एक्सपीरियंस तो है लेकिन पद इनका ऊंचा हो गया, अब IG बन गई है, तो ये सीनियर हो गए, और ये थोड़े इनके जूनियर माने जाएंगे। फिर क्या है कि ये IG हैं, और ये यहाँ पर जाके IG, और 2015 में इनका 5 साल बाद क्या होगा, फिर से ये आगे और प्रमोट हो जाएंगे, फिर DG भी बन जाएंगे, मान लो ऐसे करके कमिश्नर और बन जाएंगे आगे। तो यहाँ पर क्या है, सीनियरिटी चेंज हो गया। अगर मान लो ये IG हैं और यहाँ पे 2010, 20 और ये 30 में जाके बनेंगे, तो जब सेम मिलेगा, जैसे फिर से DGP दोनों लोग मिलेंगे और फिर से सेम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा कि DGP अगर दोनों बनेंगे तो ये सीनियर हो जाएंगे। जब सेम दोनों पद आ जाएंगे तो वो सीनियर वो कहलाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस देख लिया जाएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अब ये जब संविधान संशोधन हुआ 85 में संविधान संशोधन, इसने क्या कह दिया कि अगर एक बार सीनियरिटी इनके पास आ गई, ये IG बनी इनके पास आ गई, मतलब थोड़ा सीनियर बन के पद इनका ऊंचा हो गया, फिर यही हमेशा रहेंगे, नीचे यही रहेंगे सीनियर, चाहे भले ही फिर सेम पद हो जाए, फिर नहीं, फिर इनके साथ चेंज नहीं होगी, फिर सीनियर यही कहलाएंगे। थोड़ा बात समझ में आया।
कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या कह रहा है कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम ये बताएगा कि एक बार सीनियोरिटी जब आ जाएगी SC ST के पास तो सीनियर फिर वही कहलाएंगे, भले ही चाहे उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ, क्योंकि ये 5-5 साल में इनका पद जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो ये आगे तो निकल ही जाएंगे, इनका पद तो ऊँचा हो ही जाएगा, एक गारंटी बात है वाली। लेकिन जहाँ सिमिलर कभी कभी बनेंगे, 5-5 साल बाद टकराएंगे ना कभी, तो जब सेम पद मिलेंगे तो सीनियर एक बार फिर जब एक बार ये बन चुके होंगे नीचे वाले तो यही चलते रहेंगे वह सीनियर, ठीक है। तो फिर सीनियोरिटी यानी कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम ये ला दिया कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, एक बार अगर सीनियोरिटी चेंज हो गई, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो एक लाइन में आगे लिख लो, क्या 70 वाला सही था, वो 77 वाला सही था कि जो भी सीनियर बन रहा है ऊपर नीचे चेंज करते रहो। अब वो राजनीतिक तौर पे उथल पुथल थी इसी लाए, हाँ अब एक बार बन गया जब तो ऐसा नहीं है ना, सही एक्सपीरियंस बेस्ड भी होना चाहिए। अभी हम देखेंगे, अभी केस होगा M नागराज केसेस पढ़ेंगे, इसी में लिख लो कि परिणामी ज्येष्ठता नियम समझ में नहीं आ रहा तो लिखो अगली लाइन से लिखो परिणामी ज्येष्ठता का नियम, एक हेडिंग अच्छी से बनाई, छोटी सी ऐसी नीले पेन से बना लो, कोई तकलीफ नहीं, और इसी में लिख लो इसके अनुसार यदि परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, हम ये समझ रहे हैं, परिणामी ज्येष्ठता का नियम लिखा, अंडरलाइन मारा, डैश मारा और लिखो इसके अंदर इसके अनुसार ठीक है, यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण, यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण SC या ST का सदस्य सेवाओं में ज्येष्ठता प्राप्त कर लेता है, SC या ST का सदस्य सेवाओं में ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह ज्येष्ठता स्थायी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। यदि SC या ST का सदस्य सेवाओं में ज्येष्ठता को प्राप्त कर लेता है, ज्येष्ठता का मतलब सीनियरिटी को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी यह ज्येष्ठता स्थायी हो जाएगी, यानी फिर वही ज्येष्ठ रहेगा, बड़ा कौन रहेगा वही रहेगा। लिखा ना, बात समझ में आ गई। पदोन्नति में आरक्षण, अगर वो सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अगर SC या ST का सदस्य कोई ज्येष्ठता पा लेता है तो उसकी ये ज्येष्ठता स्थायी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ये 85वां संविधान संशोधन ने कहा था, ठीक है। अब इसी में आरक्षण जो चल रहा है, इसी में एक हेडिंग, मतलब ये आपने पहला पॉइंट लिखा था कि मतलब इंदिरा साहनी केस में उनको मना कर दिया गया, दूसरा पॉइंट ये लिखा लिया कि 77वां संविधान संशोधन, तीसरा पॉइंट आपने बना लिया 85वां संविधान संशोधन, इसी में आपने परिणामी ज्येष्ठता का नियम पढ़ लिया। एक चौथा पॉइंट इसी में क्या बनेगा, M नागराज केस 2006, M नागराज केस जैसे 2006, कुछ लोग होते हैं पसंद नहीं आया कि भैया ये कैसी बात है, आपने सीनियरिटी ऐसे कर दी है, तो केस डालेंगे वो, तो केस हुआ। और चुनौती किसको दी, 77वां संविधान संशोधन, मतलब चुनौती लिख लो, चुनौती मतलब किसके खिलाफ डालेंगे, तुमने क्या केस है तुम्हारा, चुनौती एक करके इसमें लिखो 77वां संविधान संशोधन, कॉमा 85वां संविधान संशोधन, ठीक है, 77वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन और 16(4)A, 85वां संविधान संशोधन। हालांकि इन्हीं के द्वारा तो 16(4)A जोड़ा गया है और 16(4)A, मतलब इनमें 77वां संविधान संशोधन जो किया उसके द्वारा 16(4)A जोड़ा गया, 16(4)A में जो लिखा है उसके खिलाफ, और 85वां संविधान संशोधन जो किया इसमें जो परिणामी ज्येष्ठता का नियम डाला आपने उसके खिलाफ, और पूरा 16(4)A के खिलाफ कि भैया जो आपने 16(4)A जोड़ दिया ये तो बड़ा जो अफसर की समानता है इसको बहुत भंग कर रहा है, इसलिए उन्होंने केस डाला, चुनौती दी। अब लिखो यहाँ पे इसी चौथे पॉइंट में एक हेडिंग बनी, न्यायालय का निर्णय, ठीक है, न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो भी लिखना चाहो, न्यायालय का निर्णय। अब उनने क्या कहा, अब जो बहस वगैरह चली वो हम क्यों समझेंगे, अलग वो लॉ वाले विषय है कि क्या क्या बहस हुई, क्या क्या पॉइंट करेंगे, हम डायरेक्टली निर्णय पे आ जाना है कि क्या निर्णय दिया उनने। तो न्यायालय के निर्णय में इसमें एक हिंदी में लिख रहा है तो का पॉइंट बना लो, वरना छोटा A पॉइंट बना लो, जो भी इसका एक उन्होंने कई सारे निर्णय दिए ना, तो एक निर्णय में क्या कहा,
पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया। न्यायालय ने कही पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया कि सही बात है, दे सकते हैं, पदोन्नति में आरक्षण करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। हमने बात करते हुए पदोन्नति में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हमने बताया ना पिछड़े लोग जो थे उनको उच्च पद पहुँचने नहीं दिया जा रहा था, तो इस वजह से उनको पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू करी गई थी। तो उन्होंने ये व्यवस्था तो सही ठहराया, पदोन्नति में आरक्षण को तो सही ठहराया। लेकिन इसमें लिखो, लेकिन यह निर्धारित किया कि, अब उन्होंने लेकिन लगा के चल दिया कि भाई आपने पदोन्नति में आरक्षण में कि ज़्यादा खेल मत करना, उसके आगे उन्होंने एक कैप लगा के रख दी। लेकिन यह निर्धारित किया कि इसे लागू करते समय, यह निर्धारित किया कि इसे लागू करते समय, अंडरलाइन करके लिखते हैं, मैं 3 शब्द बता रहा हूँ। इसे लागू करते समय पिछड़ापन, कौमा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ठीक, पिछड़ापन कौमा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता, से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े, फैक्चुअल डेटा, तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे, ठीक है, अनिवार्य है यहाँ पर। मतलब और ये निर्धारित किया कि इसे लागू करते समय पिछड़ापन कौमा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इनको अंडरलाइन करते हैं तीनों को, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं सकता है, शक्ति वाला बात नहीं है, संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े, तथ्यात्मक लिख लो, नहीं फैक्चुअल डेटा, तथ्यात्मक आंकड़े, फैक्चुअल डेटा प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इसको समझ लें, तेजी से इसको समझ लें, फिर पता ना थोड़ी थोड़ी लाइन, 1-2 लाइन छोड़ देना, अपने भाषा में लिख लेना। अभी समझ ली तीनों हैं क्या। देखो इधर, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता, ये क्या है कि आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पदोन्नति में जो आरक्षण दे रहे हो वो सही है, ठीक है, हमने मान लिया कि आपको भाई जो नीचे जाति के लोग आपको लग रहा है, जो नीचे हैं, समाज में स्तर में नीचे हैं, उनको आपने ऊपर उठाने के लिए, उच्च पदों पर लाने के लिए आपने पदोन्नति में आरक्षण किया, ये ठीक ठहराया। उन्होंने चुनौती दी कि पदोन्नति में आरक्षण करो न्यायालय में, लेकिन निर्णय दिया कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण ठीक है, उसको नहीं हटाया जाएगा। मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 1992 में पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करा, देखो इस कोर्ट में ये चलता है कि आपके पास क्या प्रूफ, किया आपके पास एविडेंस कितनी अच्छी है, आप समझाने में लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट को समझा दो, अपनी बात समझा दो, तो आपके केस आ जाएगा। 1992 में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और यही एमनाग केस में 2006 में इन्होंने कह दिया कि पदोन्नति में आरक्षण सही है, लेकिन रिव्यू करके बोलते लेकिन, अब लेकिन लगा दिया, उस टाइम तक नहीं था, और लेकिन लगा दिया कि इसको निर्धारित करते समय, यानी इसे लागू करते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पिछड़ापन, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि जिसको आप पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हो, ठीक है, इसके बाद में 2 लाइन छोड़ देना, अपने भाषा में थोड़ा लिख लेना, जो भी जैसा भी समझ में आए। पिछड़ापन से संबंधित आपको आंकड़े, यानी कि इन तीनों संबंधित आपको तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे, यानी दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जिसको आप आरक्षण दे रहे हो पदोन्नति, वो पिछड़े वर्ग का ही है। ठीक है, हालांकि फिर इस पर बाद में हटा दिया गया था कि जनरल सिंह केसों को उसमें हटा दिया गया कि पिछड़ापन तो भाई, जब वो SC ST का व्यक्ति तो पिछड़े वर्ग से तो आया ही है, तो आपको ये बताना पड़ेगा जिसको आप दे रहे हो वो पिछड़ापन वाले व्यक्ति है ही नहीं है, यानी सवर्ण का तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो आपको इसके संबंधित आंकड़े दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये क्या मतलब हुआ कि ये ऐसा समझ लो कि जैसे SC का मान लें एग्जाम्पल ले रहे हैं, SC को 15% आरक्षण है, ठीक, तो कोई पद और कोई पद निकले हैं, ठीक, मान लीजिए 200 पद हैं, कोई 200 पद हैं, अगर 200 नौकरियां निकली हैं, तो 200 में से 15% अगर इनके लिए आरक्षित हैं तो कितने हो जाएंगे, 200 का 15% 30 हो जाएगा, 15% के लिए 100 नीचे लगाएंगे, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, तो 30 पद तो SC के लिए आरक्षित हैं ही हैं। अगर 30 पद पे SC वाले लोग नहीं बैठे हैं, यानी कि मान लो 20 पद पे ही बैठे हैं, अभी 10 पद खाली हैं, तो क्या बोलेंगे कि अभी SC का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, यानी कि अपर्याप्त है, अभी SC के 10 लोग और आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है,
यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे एससी लोग, एससी के इस पद पर एससी के लोग और आ सकते हैं, इसलिए भैया इनको पदोन्नति में इनको ऊपर बढ़ाओ, जो है यहाँ पे उनको ऊपर बढ़ाओ, पदोन्नति में आरक्षण दो, नीचे वाले पद खाली होंगे तो नीचे और भरे जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करके बता रहे हैं कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आपको आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, कि आपको दिखाना पड़ेगा जो आप पदोन्नति में आरक्षण कर रहे हो, आप फैक्चुअल डेटा दिखाओ कि ऐसे हैं क्या पद खाली हैं, अगर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अपर्याप्त है तो फिर ठीक है आप करो, पदोन्नति में आरक्षण करो। फिर प्रशासनिक दक्षता, यानी कि प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रभावित ना हो कि आप इनको ऊपर तो ले जा रहे हो, आपको उच्च पदों पे ले जा रहे हो, लेकिन जो है इनका कैरेक्टर ठीक है, भ्रष्टाचारी तो नहीं है, सीआर इनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो ठीक है, मतलब हमने कह दिया कि आपको ऊपर ले जाना है पदोन्नति, तो इसका मतलब ये किसी भ्रष्ट अधिकारी को ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये जरूरी नहीं कि वो एससी का है तो भ्रष्ट ही होगा, और जनरल कास्ट का हो तब भी भ्रष्ट हो सकता है, हमें तो बस देखना पड़ेगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक, तो अगर आपने किसी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को ऊपर आपने देख दिया कि भाई अयोग्य व्यक्ति है, लेकिन आपको लग रहा नहीं पदोन्नति में आरक्षण तो देना भैया 5 साल बाद तुम ऊपर उठा ऐसे करते रहो, लेकिन वो अगर ऊंचे पोस्ट पे चला गया जहाँ पे उसे बहुत सारे एक एसपी बन गया, बहुत सारे थाने उसके अंडर में आ जाएंगे और उसको कुछ आता जाता भी नहीं, उस हिसाब से वो अगर आता जाता है तो वो भ्रष्ट है, बहुत अपनी नियति में बहुत भ्रष्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी न कहीं से किसी के साथ दुर्भाग्य कर देगा, किसी के साथ किसी के पक्ष में भेदभाव करेगा, सबल के पक्ष में हो सकता है, पैसे वाले पक्ष में भेदभाव कर ले, अन्याय करेगा किसी गरीब के साथ। तो ये बताना कि प्रशासनिक दक्षता भी प्रभावित ना हो, कि कोई योग्य व्यक्ति ही हो वो ही ऊपर जाए। बात समझ में आ रही? अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा ठीक है आप पदोन्नति में आरक्षण करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 चीज़ें ध्यान में रखो। एक तो ये, इससे संबंधित आपको आंकड़ा प्रस्तुत करने में बताना पड़ेगा कि हाँ इसको हम पदोन्नति में आरक्षण दे रहे हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए हम दे रहे हैं। दूसरी बात, इनके लिए अभी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, अभी पद खाली है, ठीक है ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीमा नहीं बताई कि जब 30 पद भर जाएंगे पूरे तो आपको देना है नहीं देना है, वो 40 तक भी निकल जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सीमा नहीं कि आपके जैसे 30 पूरे भर गए तब आप मत देना, ऐसा मना नहीं करा है, लेकिन ये कह रहा है कि हाँ पहले अपर्याप्त दिखाओ कि ये खाली हो तभी दिखाओ, तब ऊपर बढ़ा सकते हो आप। और तीसरी बात कि आप बढ़ा रहे हो कुछ भी करो, लेकिन प्रशासनिक दक्षता प्रभावित ना हो, ठीक है, यानी कि योग्य व्यक्ति ही ऊपर पहुंचने चाहिए। ये सब आंकड़े आपने दिखा दिए कि भैया हाँ ये योग्य व्यक्ति हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, तो आप इनको पदोन्नति में आरक्षण दे दो। ये समझ में आ गई बात? ये हमने पहला का पॉइंट लिखा था ना, अब बी का खा लिखो, खा में दूसरा निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ ख या अ ब लिख लो, अ ब ऐसे लिखना, अ ब स द, अ ब स द कैसे लिखना है, आ के बाद सीधे बा क्या लिख दिया हमने, ऐसे कर दिया, का के बाद तो खा लिखना है, आ के बाद ब कर दिया। ये ऐसे जैसे इंग्लिश में ए लिखते हैं फिर बी लिखते हैं, तो अ ब फिर सा लिखते हैं, द लिखते हैं, डी ऐसे इंग्लिश की कॉपी कर दी थी, अ ब सा, कहीं देखोगे पॉइंट किताब में लिखा अ फिर ब फिर स फिर द, ठीक, फिर ई के लिए फिर बड़ा फिर से लिख देते हैं, ई के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखें, थोड़ा लिख दिया कुछ और लिख दिया, ई के लिए क्या लिखोगे, ई लिख दोगे तो फिर चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अ ब सादा 4 पॉइंट ही होते हैं तभी अ ब सादा लिखते हैं, वरना तो वो क ठीक है। तो क फिर ख पॉइंट में क्या लिखोगे, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। मतलब दूसरा पॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हो कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू होगा। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। लिखो फिर देखो जल्दी समझो इसको। मतलब न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। यानी क्रीमी लेयर का मतलब क्या था कि साधन संपन्न जो हिस्से हो गए उनको अब रहने दो, आरक्षण मत दो, वो साधन होगा उनके पास संपन्न हो गए अपने परिवार में, ठीक। तो यहीं पे बात कर रहे हैं कि आप एससी और एसटी वाले किसी को पिछड़े वर्ग को आप ऊपर बढ़ा रहे हो ना, आप उसको साधन संपन्न जब हो गया तो आप मत देखो पदोन्नति में आरक्षण मत दो, ठीक बात समझाई। लेकिन एससी और एसटी में ये ध्यान रखना कि जब रोजगार में दिया जा रहा है उनको नीचे आरक्षण दिया जा रहा है तब क्रीमी लेयर का, सुनो पहले इधर देखो, एससी और एसटी में क्या है, एससी और एसटी में जब ये नौकरी पाएंगे, ठीक है, नौकरी में जब पहले आरक्षण मिल गया होगा तब इनके ऊपर क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, तब ओबीसी में लगेगा क्रीमी लेयर। लेकिन अब जब प्रमोशन में आ रहा है इनका तो प्रमोशन में क्रीमी लेयर इनके ऊपर लगेगा कि अगर तुम ठीक है, तुम्हारी आय वाय ठीक हो गई है, वो भी डिसाइड राज्य करेगा कि कब इनको बोले जाएंगे क्रीमी लेयर में फंस गए या नहीं फंसे,
ठीक है, वो राज्य डिसाइड करता है हर हिसाब से कि 8 लाख की आय हो गई या ऐसा हो गया। 8 लाख असामान्यता बनाते हैं कि 8 लाख की सालाना आय हो, उससे ऊपर ना हो, ऐसे करके बात हो रही है। तो SC ST में जब नौकरी पाने जाने कोई एग्जाम भर रहे हैं, एग्जाम दिया तो उस टाइम इनको क्रीमिलियर नहीं देखा कि आप क्रीमिलियर में हो या नहीं, बस SC का सर्टिफिकेट आप दो, आपको 15% आरक्षण मिलेगा, आपको 7.5 मिलेगा ST वाले हो तो, ठीक है। ये नहीं देखा जाएगा आपकी परिवार की आय 8 लाख से ऊपर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। लेकिन जब आपको प्रमोशन दिया जा रहा होगा, आप नौकरी पा चुके हो, तब क्रीमिलियर देखा जाएगा कि आप अब साधन संपन्न हो गए हो कि नहीं हो गए। ये भाई क्या OBC को क्या है, OBC को नौकरी पाने में, जब वो नौकरी पा रहे हो तब इनको यहीं क्रीमिलियर देखा जाएगा कि OBC के 2 लोग हो जाएंगे, OBC एक क्रीमिलियर में आते हैं OBC, और एक होते हैं क्रीमिलियर में नहीं आते OBC वाले, ठीक है। तो उनको नौकरी में मिलेगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि SC और ST में भी क्रीमिलियर का पदोन्नति में, ठीक है, ना कि भर्ती होने में। भर्ती होने में नहीं लगेगा क्रीमिलियर का SC ST पे, जब इनकी भर्ती हो रही होगी तब क्रीमिलियर कंसेप्ट नहीं होगा, जब पदोन्नति में प्रमोशन हो रहा होगा ना, प्रमोशन हो रहा होगा तब इनकी क्रीमिलियर लगेगा। 4 हो गया पॉइंट M नागराज केस से। 5वां डालो जनरल सिंह केस। 5वां लिखो, 4 मतलब हमने लिखा ना, चौथा M नागराज पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट लिखा था कि इंद्रासानी केस में मना कर दिया गया था, दूसरा पॉइंट लिखा था 77वां, तीसरा लिखा 85वां संविधान संशोधन, चौथा पॉइंट हमने लिखा M नागराज केस। 5वां लिखो जनरल जरनैल सिंह केस 2018। जरनैल सिंह केस 2018 का, ये सबसे लेटेस्ट है। इस पे जो निर्णय है बस, और ये भी ध्यान रखना कि जो फाइनल निर्णय ये हुआ आरक्षण में, जरनैल सिंह केस 2018, ठीक। इसमें फिर से वही चुनौती किसको दी गई, कोई पीछे चुनौती दी, पदोन्नति में आरक्षण चुनौती दी गई। भाई पदोन्नति में आरक्षण क्यों कर रहे हो, चुनौती लिखना चाहो तो पदोन्नति में आरक्षण, चुनौती लिख के कि पदोन्नति में आरक्षण, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार किया कि हमने जो पीछे डिसीजन दिए ठीक दिए नहीं दिए। जैसे 1992 में इंद्रासानी केस में डिसीजन दिया, फिर से इन्होंने M नागराज केस में अपने डिसीजन को पीछे दोहराया कि हमने जो दिया था सही दिया था, तो उन्हें थोड़ा चेंज कर दिया, उन्होंने कंडीशन लगा दी, पिछड़ापन ये सब लगा दी। अब इसमें चुनौती दी, चुनौती में क्या लिखो, पदोन्नति में आरक्षण, ठीक, ये चुनौती हो गई। निर्णय लिखो नीचे एकेडमिक न्यायालय का निर्णय, यानी सुप्रीम को SC का निर्णय, SC का निर्णय। सही ठहराया, मतलब पदोन्नति आरक्षण को फिर से सही ठहराया। शॉर्ट में लिख लो कि सही ठहराया, एक बिंदु ये बना लो कि पदोन्नति, उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण सही है भाई, ये हटेगा नहीं अब, ठीक। 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी बात बोल चुके तो नहीं हटेगा, सही ठहराया। अगला बिंदु लिख लो कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बता दूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे पीछे वाले में उन्होंने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण सही है, लेकिन ये निर्धारित किया कि इसको लागू करते समय ये इनसे संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े आपको प्रस्तुत करने हैं। इस वाले केस में क्या कह दिया, जरनैल सिंह केस में इन दोनों को तो लागू रखा, ठीक है, इसको हटा दिया कि इससे संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े आपको प्रस्तुत नहीं करने हैं। तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो, मैं शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में बोल दूँ, समझ तो जाओगे आप लोग कि दूसरा बिंदु ये लिखोगे, पिछड़ेपन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने ज़रूरी नहीं है। पिछड़ेपन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने ज़रूरी नहीं हैं। बाकी सब पिछला सेम, ये ब्रैकेट में ऐसे लिख लो चाहे लिख लो, बाकी सब पिछला सेम, ये अपनी भाषा में लिख लो, ये कहीं उत्तर में नहीं लिखना, बाकी सब पिछला सेम। ये आपको बता रहा हूँ कि बाकी सब पिछला सेम, ठीक है। पिछला सेम क्या, यानी कि ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी वैसा ही, ठीक, बाकी वही है ना, क्योंकि कोई उत्तर परिवार हो वही सब कुछ लिखोगे। इससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने जरूरी नहीं है, लेकिन इन अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने जरूरी हैं, और इससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने जरूरी हैं, और परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी लागू हो रहेगा, और ठीक है। ये सब क्यों बार बार लिखोगे, बाकी सब पिछला सेम, ठीक। अब समझो इसमें की बात क्या है, इसको हटाया क्यों, बस कहीं पूछेगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको हटाया क्यों पिछड़ेपन से। जैसे क्या है कि कोई भी जो है ना, यहाँ देखो बाकी सब पिछला सेम, मैंने बोला आप वो भी देख के लिख रहे हो। तो इसमें क्या, जैसे कोई भी जाति, जैसे कोई भी जाति अनुसूचित जनजाति नाम से नहीं है, क्या आप बोलोगे भाई आपकी कौन सी जाति है, तो आप कहोगे अनुसूचित जनजाति, जब बोलोगे जब टैग मिल जाएगा,
वरना बाकी ऐसे बताएंगे शर्मा वर्मा गुप्ता में ऐसे बताएंगे नहीं बताएंगे, लेकिन कोई किसी का नाम नहीं है कि आप अनुसूचित जाति को सरनेम में लगाता है कि ये नाम लिखा और राहुल और अनुसूचित जनजाति ऐसे तो नहीं लिखता है, उसकी आपने अपनी जाति का नाम लिखता है, वो किस जाति में फंसेगा वो अलग बात है। यानी SC एक जाति, एक बड़ा सा एक बॉक्स बन गया, इसमें कई सारी जातियाँ आ गई, ठीक है, और ST एक बन गया, इसमें कई सारी आ गई। तो कौन सी जाति SC में आएगी, कौन सी जाति ST में आएगी, ये किसके हाथ में, ये हाथ में राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करके बोलेंगे ठीक है आज से तुम हो गए SC या वो ST, ठीक। वो जाति के पक्ष वहाँ के समुदाय एक पक्ष में जाएंगे, भाई हमें SC वाली कास्ट हमें रखेंगे ताकि हमें SC के जो कास्ट के जो लाभ मिल रहे हैं वो हमें लाभ चाहिए कि हम समाज में इतने पिछड़े हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हाथ में, तो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। तो हमें जब पहले ही पता चल गया कि राष्ट्रपति ने, अब वो राष्ट्रपति ऐसे तो नहीं देख दाख के पूरे आंकड़े वगैरह प्रस्तुत होते उनके सामने, ठीक है, ऐसे तो राष्ट्रपति ने डिसाइड कर दिया कि इतनी जातियाँ SC में आ रही है, इतनी जाति ST में आ रही है। तो एक बार जब आंकड़े हो गए, एक बार सब कुछ हो गया, फॉलो हो गया, तो दोबारा राज्य जब पदोन्नति में आरक्षण दे रहा है तो राज्य फिर से क्यों चेक, फिर से क्यों अपने भेजेगा लोगों को, जाओ बटोर के लाओ ये सब ठीक है नहीं है, आंकड़े क्यों फिर इकट्ठे करेगा। जब हमारे पास आंकड़े केंद्र में इकट्ठे हैं कि भैया ये जाति है पिछड़े वर्ग में आ रही है नहीं आ रही है, तो जब देख लिया राष्ट्रपति के, जब केंद्र ने कर लिया है, आंकड़े इकट्ठे कर लिए कि वो पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं, तो इसलिए फिर से, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना कि राज्य को क्या है, राज्य को पदोन्नति में आरक्षण देना है, तो क्या राज्य क्या करेगा, फिर से आंकड़े इकट्ठे करेगा, तो आंकड़े इकट्ठे करने में समय तो लगेगा कि भाई जगह जगह जाएगा। तो इसलिए है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई एक बार हो चुका है तो बार बार क्यों करना, तो इसलिए ने एक बार रिव्यू और करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हटा दो। लेकिन हाँ, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े अभी भी आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। प्रशासनिक दक्षता तो प्रभावित नहीं हो रही है, ये भी अभी बताना पड़ेगा, ये समझ लेना। प्रशासनिक दक्षता संबंधित आंकड़े में समझो कि प्रशासनिक दक्षता देखेंगे कितनी 30%, ऐसे नहीं, प्रभावित ना हो, यानी कि भ्रष्टाचारी कोई व्यक्ति ऊपर ना पहुंच जाए, ठीक है, ये अभी प्रभावित ना हो। बाकी परिणामी ज्येष्ठता का नियम, एक बार सीनियरिटी मिल गई इनको तो सीनियरिटी मिली रहेगी, वो भी लागू रहा, वो भी नहीं हटाया गया, ठीक है, ये चीज़ वो लागू रहेगी। तो ये जर्नल से केस हो गया, ठीक। अब पहला मुद्दा था पदोन्नति में आरक्षण संबंधित, पहली हेडिंग बड़ी सी, उसमें 5 पॉइंट ये लिख लिया। अब दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा आरक्षण से संबंधित एक मुद्दा ये भी है जिसमें 16(4)B जोड़ा गया। अब 16(4)A जोड़ा गया था। बैकलॉग लिखो, बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा। बैकलॉग लिख लो, बैकलॉग ऐसे लिखेंगे, बैकलॉग हिंदी में लिख लेना, बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड के ब्रैकेट में लिख लेना अग्रनयन। हिंदी में कुछ लोग अग्रनयन भी बोलते हैं, अग्रनयन, अग्रनयन का मुद्दा। बैकलॉग का इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऐसे BACKLOG बैकलॉग, और कैरी फॉरवर्ड CARRY और FORWARD कैरी फॉरवर्ड, ठीक। तो ऐसे करके मतलब इंग्लिश में भी वही लिखा होगा, बैकलॉग एंड कैरी फॉरवर्ड इशू, अग्रनयन भी बोलते हैं, ठीक है। किसका नंबर 6 नहीं होगा, ये दूसरा मुद्दा है। हमने लिखा था एक बड़ी हेडिंग डाली थी आरक्षण से संबंधित मुद्दे, उसमें पहला मुद्दा डाला था कि पदोन्नति में आरक्षण, एक मुद्दा ही हो गया, उसके 4-5 पॉइंट लिख लिए हमने, जर्नल सिंह केस तक लिख लिए। अब दूसरा मुद्दा, एक बड़ा सा मुद्दा ये बना कि बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा। समझ में आ रही है हेडिंग, कोई 6 पॉइंट नहीं है, ये दूसरा पॉइंट है, बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा। हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, दूसरा मुद्दा। ऐसे एक मुद्दा आएगा EWS का मुद्दा, वो अलग मुद्दा है, ठीक। लिखा, इसमें लिखो 81वां संविधान संशोधन, 81वां 81 2000, 81वां संविधान संशोधन ब्रैकेट में 2000 के द्वारा मतलब आप लिखना 81वां संविधान संशोधन के द्वारा, अगली लाइन में लिख लो तो अच्छी बात है क्योंकि इसी में वो एडिंग आर्टिकल 16(4)B, 16(4)B अगली लाइन में लिख लोगे तो एडिंग बना के ऐसे करके ऐसे लिख ले, इसके नीचे लिख दोगे, इसके नीचे की बात लिख दोगे। 16(4)B जोड़ा गया, 16(4)B जोड़ा गया। अब ये तो लिखने की जरूरत थोड़ी है 16(4)B कहाँ जोड़ा गया, भारत के संविधान में जोड़ा गया, ठीक है, ऐसे कुछ थोड़ा जरूरी है। 81वां संविधान संशोधन ब्रैकेट में 2000 के द्वारा आर्टिकल 16(4)B जोड़ा गया। अब इसके नीचे डैश मार के और ऐसे एरो मार के इसमें लिखो 16(4)B में क्या लिखा गया। इसके अनुसार किसके, आर्टिकल 16(4)B के अनुसार, है ना, यदि कुछ ऐसे पद हैं, यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां, ठीक है, यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां हैं
जो किसी आरक्षित वर्ग, थोड़ा तेज, यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं, जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित हैं, लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियां उस वर्ष नहीं भरी जा सकी, लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियां उस वर्ष नहीं भरी जा सकी। जल्दी थोड़ा तेज लिखा, लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियां उस वर्ष नहीं भरी जा सकी। तो ऐसी रिक्तियां यानी रिक्तियों क्या बोलेंगे, बैकलॉग, ब्रैकेट में लिखना है बैकलॉग। तो ऐसी रिक्तियां यानी कि बैकलॉग्स एक्चुअली, तो ऐसी रिक्तियां ब्रैकेट में लिख लेना बैकलॉग्स, BACKLOGS, बैकलॉग्स। अगले वर्ष, तो ऐसी रिक्तियां अगले वर्ष उसी आरक्षित श्रेणी को दी जाएंगी, अगले वर्ष उसी आरक्षित श्रेणी को दी जाएंगी। विराम, इसे कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहते हैं। इसे कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहते हैं। इसे कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। इस प्रक्रिया में 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का, इस प्रक्रिया में 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में 50% की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। यानी कि इसमें क्या लिखा, हमने लिखा कि अगर एक वर्ष में कुछ ऐसी रिक्तियां हैं, ठीक है, उस वर्ष वो नहीं भरी जा सकी, तो उसको बोलेंगे क्या, बैकलॉग्स बोलेंगे, जो आपकी रिक्तियां बची हैं, और उसको अगले वर्ष के लिए हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो बैकलॉग्स या कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा इसको बोल रहे हैं। संविधान में ऐसे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अग्रनयन का नियम भी कई हिंदी में लिख जाते हैं, लेकिन हमें समझना क्या है, उदाहरण से समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखो जरा, एक मतलब ऐसे बता दिया, कौन सा संविधान संशोधन था, 81वां या 85वां? अब तो आपने भाई जानबूझ के फेंका है, बहुत बढ़िया करके फेंका है, ऐसे बैठ के फेंका है कि ये लो मेरा पेन, और ये पीला पेन ज़रूरी है शगुन के तौर पे, है ना, एक बार होना चाहिए क्लास में। तो 81वां संविधान संशोधन हम समझ ले रहे हैं कि उदाहरण से समझेंगे। इससे पहले क्या कंडीशन थी, यानी कि इस संविधान संशोधन पहले कैसे होता था, अब बाद में कैसे हो रहा है, ठीक है। इंक लग रहा डालनी ही पड़ेगी, इंक के बिना काम नहीं चलेगा। एक ही ले लो, किसमें है, इसमें देखो। ये कह रहे हैं 81वां संविधान संशोधन हुआ, क्या मैं खुल गया। तो इसमें बता रहे हैं इससे पहले क्या बात, तो कैरी का मुद्दा आपको समझा रहा है कि जो बैकवर्ड क्या बोलेंगे, बैकलॉग्स कैसे बोलेंगे, यानी कि कोई पद है, आपको बोल दिया 20 पद इस पद के, इस SC कास्ट के लिए हैं। चलो पहले डालिए आराम से, क्या जा रहा है, ऑनलाइन वाले फॉरवर्ड कर लेंगे थोड़ा, क्या जा रहा है। तो वो जिंदगी की ये संविधान संशोधन ध्यान रखना आप लोगों को। बस 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 बस, थैंक यू। इसमें से निकाल लें। चले देखें, अपने ऊपर गिरा मत देना इंक।
चलो बैठ जाओ। अब देखो 81वां संविधान संशोधन से पहले इसमें आ जाएगी चलते चलते। पढ़े अब ला दो। आप लोग फॉरवर्ड कर लेना भाई, और क्या अगर देख रहे हो कोई। ठीक, बैठो आप समझो। 81वां संविधान संशोधन से पहले कंडीशन समझेंगे हम कैसी थी, और हम देखेंगे कि इसके बाद में कंडीशन कैसी है। ठीक, तो मान लिया एक कोई पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट का नाम कुछ भी रख लो आप, इसकी पोस्ट है, उसकी पोस्ट है, डॉक्टर की पोस्ट है, किसी की पोस्ट है, वो नाम रख लिया। लेकिन हमने कहा उसमें 200 पद खाली हैं। ठीक, ये बात समझते रहे ना, 200 पद खाली हैं। तो अगर मान लो चाहे ईयर वगैरह रहने दो, ऐसे समझ लो 200 पद खाली हैं। अब 200 पद खाली हैं तो आपको पता है कि एससी के लिए कितना 15% है, तो यानी कि 200 के 15% कितने 30 पद, थोड़ा सा बढ़ा के लिख लें, एससी 15% और इसके पद हो जाएंगे टोटल 30 पद इन्हें भरने हैं। एसटी के लिए 7.5% है, तो कितने पद हो जाएंगे 15 पद, मतलब 15 का आधा 7.5 तो 30 का आधा 15, तो 15 पद। अब ओबीसी आ जाओ 27% पे आ जाओ, अब गणित चलाओ 27%, तो कितने पद हो जाएंगे, यानी 200 का 27%। मैं जल्दी लिख दूँ ना, क्यों हम लोग 54 बैठेगा, ठीक है, 27 दूनी 54 हो जाएगा। नहीं देखो 200 का 27% ऐसे करोगे, 27 दूनी 54, इसलिए तो इजी लिख लो यार। पद अगर लिख दें 289 पद कर दे तब दिक्कत हो जाती है, और तो 54 पद इनके मिलेंगे। फिर बचे हुए कौन, बचे अभी ईडब्ल्यूएस तो चल नहीं रहा है, अभी तो हम कहाँ खेल रहे हैं। 81वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2001 में, और ईडब्ल्यूएस का संशोधन कब आया, 103वां संविधान संशोधन, लेकिन ईयर कौन सा था 2019। तो अभी तो ईडब्ल्यूएस का कोई है नहीं, ठीक, तो अभी जनरल बचे, ठीक, जनरल या फिर बोलते हैं अनरिजर्व, बोलते हैं इनको अनरिजर्व। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हटके टोटल कितने हो जाएंगे, जोड़ो ये कितने हो गए 15 27, ये सब याद भी रखो वैसे भी, अभी मैं जुड़वा भी दे रहा हूँ ऐसे करके। तो यहाँ पॉइंट 00 मिलेगा सब में, तो ये 5 और ये हो जाएगा कितना 7 7 14 5 19 के 9 हासिल गया 1 2 1 3 1 4 49.5 हो गए टोटल, 49.5 यानी कि ये आरक्षण हो गया 49.5। अब कितना बचा 100 में से 49.5 तो इनने ले लिया। अब हमारे पास कितना बचा, 100 में से 49.5 को माइनस करो 51.5, यानी कि 51.5 मिलेगा। चलो एक बार जोड़ के देख लो, 51.5 और 49.5, तो ये एक ये हो गया, और ये कितना हो गया 100 हो गए टोटल, 51 और 49 100 तो ये हो गए, और ये एक हो गया तो 101 में हो जाएगा 50.5, ठीक है। अब 50.5 बचेंगे, यानी कि ये 0.5 अगर 50 के इसको दे देंगे तो ये 50 ये भी हो गया और ये भी 50 हो गया, ठीक। तो 50.5 यानी जनरल वालों के लिए मिलेगा नहीं, हालांकि वो उनके पास बचा हुआ है, मिलता नहीं है कि 50.5 की हमारी सीट है। तो अब इनके बचे हुए कितने पद हो गए, 30 पद हो गए, 15 ये हो गए, 54 हो गए, टोटल कितने हो गए 30 15 का गणित की क्लास चलने लगी है, कितने हो गए ये 5 4 9 5 3 8 और 1 9 99 पद हो गए टोटल। और यहाँ कितने बचेंगे हम 200 में से 99 101, यानी कि 101 पद ये बचेंगे, ठीक। ये हमने किसी वर्ष मान लो, कौन सा मान लें 2024 चला तो 2024 मान लो ऐसे अगर, हालांकि संविधान संशोधन 2000 का है, उससे पहले किसी मान लोगे, लेकिन हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि 2024 में ऐसी स्थिति थी। इस पर ऐसे मान लिया कि इसके पद ना 10 खाली रह गए, ऐसे मान लो 20 पद इनकी भर्ती आई, ये पूरे भर गए, मान लो इनके 40 लोग आ गए और इनके लोग आ गए थे, इनको 60 मान लो या 100 मान लो, इनके 1000 मान लो, 1000 लोगों ने डाला, तो 1000 लोगों ने डाला 101 पद तो मिल ही जाएंगे। 1000 लोगों ने जब फॉर्म वगैरह डाले हैं तो 101 तो भर जाएंगे, इससे ही भर जाएंगे, लेकिन फॉर्म में 20 लोगों ने डाले हैं, तो ये 10 लोग जो बचे, ठीक है, तो यहाँ के 10 खाली रह जाएंगे। अब क्या 10 रिक्तियाँ रह जाएंगी, यानी कि इसमें 10 रिक्तियाँ आ जाती हैं भी उस हिसाब से, 10 रिक्तियाँ, ठीक है, ये बात समझ में आई। 10 रिक्तियाँ रह गई, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये रिक्तियाँ बैकलॉग रह गई, ये आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। पहले ऐसा नहीं था, अभी हम समझे कि 81वां संविधान संशोधन ऐसे हुआ, उससे पहले स्थिति क्या थी, अभी बात की एक मिनट हटाओ, अभी इसका 2025 का साल देखोगे 2025 में, ठीक है, 2025 अब आया, 2024 में ये स्थिति थी,
कि भाई इनके तो पूरे पूरे भर गए, इनके ही भर गए, इनके 10 पद अभी खाली रह गए। तो अब 2024 में जो 200 पद निकले थे, अब मान लो अगले साल फिर से 200 पद निकले, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। तो 200 पद फिर से इन्होंने अगले साल निकाले कि भाई अगली बार, लेकिन अभी क्या है 200 पद में क्या कहना है कि ये जो SC वाले लोगों के लिए, SC वाले लोगों के लिए जो 30 पद फिर से मिलेंगे अभी इन 200 में से, ठीक है ना। हाँ, और ये जो है 20 जो 10 पद जुड़े हैं, मतलब 10 पद इनके खाली रह गए, ये क्या हो जाएगा, ये 10 पद इसी में जुड़ जाते हैं। कि पहले ऐसे हम लोग उसमें लाइन में क्या लिखा था, देखो कि अगर रिक्तियाँ हैं अगले वर्ष हैं, ठीक है, यानी कि इस कारण नहीं भरी गई हैं, तो इसमें लिखा ना कि लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियाँ वर्ष नहीं भरी जा सकी हैं, तो वे अगले वर्ष उसी आरक्षित श्रेणी में कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी और ये 50% का उल्लंघन यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि वो जुड़ जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बात हो रही थी कि इस टाइम जो संविधान संशोधन था, इससे पहले की स्थिति समझ रहे हैं, बाद वाली नहीं समझ रहे, बाद वाली यहाँ पे समझ लेना आप आराम से, कि जो 30 पद में से यानी 20 पद भर गए, 10 पद जो बचे, इनकी रिक्तियाँ बची, अब 200 पद जो आए अगली बार फिर से अगले साल, तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल कितने भर जाएंगे, ये 10 पद रह जाएंगे, तो 190 पद भर जाएंगे, 190 पद भर गए और 10 पद खाली रह गए थे। तो ये जो 10 पद खाली रह गए टोटल में से, अब ये 10 पद इसमें जुड़ जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 210 पद, मतलब टोटल में जुड़ेंगे जाके। ये जो 10 पद खाली रह गए, 10 पद नहीं भरे, तो उनने अगले साल फिर से 200 पद निकाले, तो ये 10 पद अब हो जाएंगे, टोटल 200 पद हो जाएंगे। अब 200 पद पे भर्ती होगी, 210 पद पे भर्ती होगी। अब 210% का हम निकालेंगे, क्या आ गया 15% SC के लिए। समझ में आई बात थोड़ी सी, कि अब इसका 15% किसका निकलेगा, 210 का। बात समझ में आ रही है, पहले था 200 का 15% निकल रहा था, 30 आ गया, यानी कि जितने पद आएंगे अब वो आएंगे। और ऐसी ST के लिए कितना, ST के लिए क्या होगा 7.5 का 7.5% निकाला जाएगा 210 का, ठीक। और OBC के लिए 27% निकाला जाएगा 210 का। अब गणित नहीं करेंगे लेकिन समझ में तो आ रही चीज़, गणित करेंगे तभी वो चीज़ पद निकल के कुछ ना कुछ आएंगे। ये 81वां संविधान संशोधन ऐसे करा जा रहा है कि वो जो पद खाली रहे वो रह किसके गए थे, SC के रह गए थे वैसे, लेकिन उन्होंने सब में मिला दिया। अब वो सब में बढ़ गया कि वो 210 पूरा मिल गया, तो 210 इसका भी इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी जा रहा है, वो हल्का इसमें भी जा रहा है नहीं, और नीचे भी जाएगा 50.5% उसमें भी जाएगा। जो 81वां संविधान संशोधन हुआ उसने ये कहा कि अब क्या कहा कि भाई जो 10 पद जो खाली थे ना, वो 10 पद सिर्फ और सिर्फ SC को मिलेंगे, यानी कि 200 पद अगर फिर से आप निकालोगे, अब के 200 पद निकालोगे, तो अब क्या होगा संविधान संशोधन लागू होने के बाद कि जो आपने 200 पद निकाले, तो SC के लिए 15% जो है ना, तो यानी कि 30 पद तो जैसे मिलेंगे 30 पद 200 का तो निकालेगा, 200 का 15% तो ये लेगा ही लेगा। उसके बाद जो 10 पद जो पिछले साल के रह गए थे वो प्लस इसमें और कर दो आके, तो अब 40 पद हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लस 10 पद और ये 40 पद हो जाएंगे। ये बात समझ में आई कि अब वो 10 पद पूरे के पूरे इसमें चले गए। अब जब इसको हम जोड़ेंगे ऐसे करके, तो इसमें 50% की सीमा का उल्लंघन हो जाए कि भाई इनको 10 पद, यानी कि 200 का हम निकालेंगे, ये भी तो परसेंट होगा, 200 का 10%, यानी कि 200 का कितना परसेंट, 10 सीट सीधे इनको मिल गई, यानी कि 15% से इनको ज़्यादा आरक्षण मिल गया। 15% तो आरक्षण मिला, 30 पद तो मिल ही गए, 10 पद और मिल गए इनको, तो इनको आरक्षण थोड़ा ज़्यादा मिल गया। फिर ST को 7.5 देंगे, फिर OBC को 27 देंगे। तो ऐसे करके देखेंगे, जब जोड़ेंगे ना, तो इन दो जैसे यहाँ पे जोड़ा SC और ये, तो देखो 49.5 हो रहा था टोटल इनका। लेकिन अब जोड़ेंगे कि 30 तो ये 15.5 ही हो गया, ये भी अपने आप में परसेंटेज लेके चलेगा, और फिर ST का जोड़ेंगे, OBC का जोड़ेंगे, अब ये 50% से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि 49.5 था ना, तो 50% ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि निकल जाने दो, इसमें 50% की सीमा का उल्लंघन हो सकता है। बात समझ में आ रही, यानी कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा। हालांकि ऐसे बता रहे हैं बस कि किसी वर्ष किसी आरक्षित जो वर्ग है, आरक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें भाषा लिखी, आरक्षित वर्ग का किसी वर्ग कोई पद रिक्त रह गया किसी कारण से, तो अगले कारण को उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए, उसी आरक्षित वर्ग को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि टोटल में जुड़ जाते थे, लेकिन अब क्या उस संविधान संशोधन के बाद से क्या हो गया, वो उसी में आरक्षित, अगर वो ST का छूटते, ST के पद छूटते तो ST में हो जाते, OBC के छूटते तो OBC में छूटते, जनरल के छूटते वो सब में मिल जाते, जनरल को नहीं मिलेंगे। समझ में आ रही है, उसमें भाषा क्या लिखी, आरक्षित वर्ग के, अगर आरक्षित वर्ग के छूटना तो तुम्हारे छूट रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ 101 पद थे, यहाँ 1000 पद ने आवेदन किया और 1000 पद ने क्या, मान लो 100 लोगों ने आवेदन किया होता और एक रह जाता पद, तो एक पद वो 201 पद में जुड़ जाता जाके। आगे बात समझ में, ये खाली एक मुद्दा था, तो पूछ लेते हैं कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा किस संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, या इस संविधान संशोधन में इनमें से कौन सा मुद्दा उठाया गया। तो कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा, यानी कि नौकरियाँ जब लेंगे ना, तो
इसमें उन लोगों के लिए दिक्कत होती है जो इनसे टक्कर खाते रहते हैं, हमें तो मतलब नहीं है कि एक बार को देखेंगे हमें क्या मतलब, लेकिन कई बार इन्हीं की वजह से किसी का प्रमोशन रुक जाए, किसी का पद रहने से रुक जाए कि भैया इतने पद निकले थे और 10 वो पद जो थे बच रहे थे, वो पहले क्या होता था 210 टोटल पद हो जाते थे, लेकिन अब भी 200 ही रह रहे हैं। तो ये संविधान सभा एक हिसाब से उन लोगों जो जनरल कास्ट में आ जाएंगे उन लोगों की दिक्कत है, इसलिए आरक्षण के विरोधी ज़्यादा पाए जाते हैं जनरल वाले, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज्येष्ठता का परिणाम ही ज्येष्ठता का नियम क्या कह रहा है, एक बार सीनियरिटी आपके पास आ गई तो भाई सीनियरिटी आपके पास रहेगी, वो दिक्कत वाली बात है, जबकि एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा हो रहा है नहीं। तो यानी परिणामी ज्येष्ठता के नियम पे अभी भी सवाल उठते रहते हैं, लोग चुनौतियाँ देते हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है कि बहुत अच्छा है, उनके पास प्रूव वो एविडेंस बहुत अच्छा हो तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय बदल लीजिए अपना, मैंने सुप्रीम कोर्ट पीछे है अपना, बाकी सब सेम वही चला रहा है नहीं। जनरल सिंह केस में वो बढ़ा दिया, पिछड़ापन से संबंधित आपको आरक्षण, ये 81वां संविधान सभा में बैक कैरी फॉरवर्ड समझ में आया कि कैरी फॉरवर्ड अब उसी को कर दिया जाएगा, पहले उसको नहीं किया जाता था, पहले टोटल में मिला दिया जाता था। बाकी गणित करके देखोगे ना, कई बार 50% की सीमा जरूरी नहीं हमेशा उल्लंघन करे, कई बार हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा इस वाले में तो आप उस पर वो नहीं उठाओगे, प्रश्न चिन्ह नहीं उठाओगे भैया इनने कैसे 50% सीमा, मान लो 10 पद जोड़े ना, क्या पता एक ही पद खाली रहता, तो एक पद वहाँ पहुँचाते तो 50% सीमा का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन एक पद आपने पहुँचाया तो एससी वाले में, आपने टोटल में नहीं पहुँचाया, टोटल में पहुँचाया तो 201 कर देते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने एक पद 30 तोने मिल गए, 30 में 31 कर दिया, तो 31 में हो सकता है 49.5 से थोड़ा सा कुछ दशमलव बढ़ेगा, 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन अगर करेगा भी तो आप उसको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे उस पर कि 50% की सीमा की आप तो कैप लगाई थी आरक्षण पे, ये तो हो गया, और 50% की सीमा की कैप किस वाले केस में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये निर्णय किस वाले केस में दिया था 50% की सीमा का, इंदिरा साहनी केस में, इंदिरा साहनी केस में कहा कि 50% की सीमा से आरक्षण ऊपर नहीं दिया जाएगा, और देना है भी आपको तो 50% मतलब वो पहले प्राथमिकता आप सामाजिक आधार को देंगे, उसके बाद अगर आप फिर से आरक्षण देना है और तो 50% सीमा के अंदर रहते हुए देंगे, ठीक। ये समझ में आया। एक और पढ़े मुद्दा, 2 मुद्दे हो गए आरक्षण संबंधित, एक मुद्दा चलो बहुत छोटे छोटे समझ लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होते हैं, ठीक है। फिर बाद में जो EWS वाला है वो हम थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो फिर आरक्षण की आलोचना, आरक्षण के महत्व, आरक्षण क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है वो भी देखेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा सा 17-18 तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि 15 और 16 आर्टिकल आरक्षण से डील करते हैं, आरक्षण को ठीक से समझ में आएगा, इसके बाद आरक्षण में कहीं बहस करने की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको आइडिया मोटा मोटा लग जाएगा, आप अपना पक्ष और विपक्ष आराम से चुन सकते हो। लेकिन एक छोटा सा मुद्दा और लिख लो, तीसरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण, तीसरा वो हेडिंग बना लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन, क्या हो गया, वर्टिकल रिजर्वेशन, क्षैतिज और लंबवत, क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, ठीक है, क्षैतिज और लंबवत आरक्षण। खाली बस समझ लेते हैं कि आपसे कोई पूछ बैठे कि भाई ये जो भारत में आरक्षण चल रहा है वो कौन सा हॉरिजॉन्टल आरक्षण है या वर्टिकल आरक्षण है, हाँ, तो बस ये बात, इसकी बात समझने के बाद जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने आप बता दो कौन सा आरक्षण चल रहा है, तो ये हम समझना जरूरी है, क्योंकि आरक्षण से रिलेटेड फिर आपके पास कोई भी मुद्दा बचेगा नहीं, कहीं भी आराम से किसी से बात कर सकते हो, बहुत सभ्य तरीके से, गाली वाली बक के नहीं, आराम से, है ना, क्योंकि आपके पास पूरे तथ्य, आपके पास सारे केस आपके नाम पता है, चाहे भी किसी के नाम रख दोगे अमनाराज केस या इंदिरा साहनी केस तो वो चुप हो जाएगा वैसे ही, वो भी जानता हुआ तो वो चुप नहीं हुआ, तो आप फिर ऐसे व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, हमें तो वहाँ बहस करनी चाहिए जहाँ हमारी डिबेट का मतलब क्या होता है कि आप भी बोले, सामने वाले को बोलने का पक्ष है बिल्कुल शालीनता से रखें, डिबेट में थोड़ी ना है कि आप मतलब आप दो डिबेट कर रहे हैं, आप मम्मी पापा को पीछे बुला रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं, मतलब माँ बहन की गालियाँ ऐसे अच्छी बात थोड़ी ना, डिबेट का मतलब शालीन, डिबेट एक अच्छी चीज़ है, डिबेट होती रहनी चाहिए, किसी समाज में अगर डिबेट है वहाँ पे तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ आउटपुट अच्छा निकल के आएगा, अगर वार्तालाप है किसी में तो एक मौलिकता, एक जो मौलिकता है ना किसी एक से तो जन्मेगी, मतलब ये कंसेप्ट ये समझो कि ऐसे अलग ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे 100 लोग हैं, 100 में 99 लोग एक तरफ हैं और एक कोई किसी दूसरी बात की तरफ, वो अपनी कोई बात दूसरी कह रहा है, तो सिर्फ 2 कारणों से हमें 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमें इनकी बात सुननी चाहिए इस व्यक्ति की, मतलब वैसे तो 99 लोग सीधे इसको चुप करा देंगे आवाज़ से कि हम मतलब हम क्या गधे हैं, हम क्या झूठे हैं, हम तो पागल हैं, ऐसे बोलते हैं ना, सब लोग कहते हैं, और 99 एक बड़ी संख्या, वो तो बेचारा एक ही है 100 में से,
लेकिन जो भारत का संविधान है और जो एक आध्यात्मिक तौर पे कि हमें दो वजहों से इसकी बात सुननी चाहिए, एक व्यक्ति की, वो क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि पहली बात क्या है, इसको भी बोलने का अधिकार है अपनी बात रखने का, तो पहली बात तो ये होगी, इसलिए इसको इसकी बात सुननी चाहिए कि भाई अपनी बात तू भी बोल दे, क्या है क्या बात। दूसरी बात है जो मौलिकता है, वो किसी एक ही, मतलब जो नई चीज़ है, कोई अन्वेषण है, कोई नई चीज़ है, मौलिकता है, वो किसी एक ही व्यक्ति से तो निकलेगी, मतलब फिर बाद में विचार फैलेगा, विचार जो नया विचार है वो किसी एक ही दिमाग में पनपेगा। मतलब 10 लोग एक साथ एक जैसा नहीं सोचेंगे बिल्कुल नया कि चलो पहिया बना लेंगे, चलो आग बन गई, ऐसा कुछ हो गया है नहीं, या फिर कोई भी जैसे मतलब ये सेफ ग्रेविटी वगैरह, जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम, 10 लोग एक साथ 15-20 लोग, हो सकता है अमूमन कभी किसी समाज में दूसरे समाज में घटना घटे, लेकिन निकलेगा किसी एक व्यक्ति से, ये ज़्यादा खास तौर से कि वो प्रबल तौर पर उसको बढ़ाएगा आगे। तो हो सकता है कि अगर ये 99 लोग थोड़े तार्किक लोग हैं, व्यक्ति लोग हैं, तो इस वजह से इसकी बात सुनेंगे, क्या पता इसकी बात जो बात है उसकी वजन है, इसकी बात में नई मौलिकता है कि हम कुछ, हमारे समाज को कुछ नया मिल सकता है, इस वजह से और बात सुनिए। मतलब पहली बात में दम है कि उसकी बात रखनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पहली बात का अधिकार नहीं होगा तो ये दब जाएगी मौलिकता। जब पहली बात का अधिकार होगा तब वो अपनी बात रखेगा, तो हो सकता है उसकी बात में एक बहुत नया तत्व दिख के आ रहा है, जिससे एक नया सिद्धांत लागू हो जाएगा। जैसे मान लो शंकराचार्य को बोलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने इतना बड़ी फिलॉसफी दे दी कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है ना, तो इसलिए उनका बोलने का अधिकार ही नहीं दिया जाता और सब शांत कराते रहे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। तो आज तक इतना बड़ा फिलॉसफी आ ही नहीं पाती, ठीक है। इसलिए हमें सुननी चाहिए ये बात। तो इसलिए डिबेट होती रहनी चाहिए किसी समाज में। अगर डिबेट होगी तो इसका मतलब है उस समाज में प्रगतिशीलता बनी रहेगी, उस समाज में प्रोग्रेस होती रहेगी। डिबेट होती है, डिबेट का मतलब वही बात नहीं जो हम लोग गलियों में देखते हैं, वो डिबेट नहीं होती है, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। आप आराम से डिबेट में, एक डेस्क बनी हुई है, ठीक है, उसमें बैठे हुए हैं आप बैठे, हो सकता है पक्ष में आपके 3-4 लोग आप बैठे, एक टीम में बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं जीडी, एक पक्ष में होता है, एक विपक्ष में हो सकता है। विपक्ष में होना बुरा नहीं होता है, आप अपने पास फैक्ट्स इतने अच्छे रखोगे, आपको कोई मुद्दा दे दिया, ठीक है, कि ऐसे बोल दिया स्किल और डिग्री, ऐसे मुद्दे दे देते। आजकल ये बहुत फेमस है कि स्किल चाहिए आपको या डिग्री चाहिए, तो इस पर डिबेट का ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि आपको स्किल चाहिए कि आप बहुत मतलब प्रबल हो जाए, स्किल मतलब होता है कौशल हो जाए उस पर। जैसे कोई कंप्यूटर की जॉब है तो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है, सबको ज़्यादा टैली एक्सेल वगैरह सब कुछ आता है, अच्छे से आप कोर्सेज आते हैं, लेकिन आपका डिग्री नहीं है, चाहे वो बीटेक की डिग्री मान रहे हैं, चाहे बीकॉम की डिग्री मान रहे हैं, तो डिग्री आपके पास नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छे सब कुछ आता है। तो ये ज़रूरी है कि आपको आना, या एक खाली पीस ऑफ पेपर ज़रूरी है कि कागज़ का टुकड़ा हमारे पास तो है लेकिन हमें आता नहीं है। तो अगर आता है तो इस पर ऐसे अगर फिर लोग पक्ष में बोलते हैं कुछ कि भाई कुछ बोलते हैं स्किल बहुत ज़रूरी है, स्किल नहीं होगी, चलो ठीक है, कुछ प्राइवेट कंपनीज बिना स्किल बिना डिग्री के हायर कर लेती हैं। प्राइवेट कंपनी क्या चाहिए, अच्छा तुम्हारे पास स्किल है, आ जाओ हमारे काम करो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, नहीं ये तो मान्यता रखते हैं कि इतना डिग्री तो होनी चाहिए आपके पास, कुछ तो साक्षरता होनी चाहिए, ये डिग्री दिखाओ तब आप इंटरव्यू दे पाओगे हमारा। तो हो सकता है क्या पता उसके पास किसी कारण से वो डिग्री ना हो, या उसकी साक्षरता नहीं हो, उस पर आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो कोर्स नहीं कर पाए हो, बीटेक का एक महंगा कोर्स होता है, बीटेक नहीं कर पाए हो। तो इसलिए बात है कि तो आप उसको, लेकिन उसने सीख लिया ऑनलाइन वगैरह अच्छा सीख लिया, कंप्यूटर चलाना बहुत स्किल आ गई, लेकिन आप उसको नहीं ले रहे हैं कि उसके पास कागज़ नहीं है, तो आप एक योग्य व्यक्ति से पीछे हटना छोड़ सकते हैं। हो सकता था आपकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होता। तो ये चीज़ ऐसे ये डिबेटिंग मुद्दे हैं कि आप स्किल को फोकस, तो कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं कि भैया स्किल ज़्यादा जरूरी, कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं। और एक तीसरा मुद्दा भी हो सकता है कि आप थोड़े अच्छा इसको बताएं और इसको भी अच्छा बताएं, इसकी अच्छी बातें, इसकी अच्छी बातें, और इसकी बेकार बातें क्या है, इसकी दो ड्रॉबैक। मतलब अगर आपको क्या है अच्छी बातें ज़्यादा बतानी है, एक दो बात कम बतानी है, और आपको अंत में जो अपना निर्णय लेना है, कंक्लूजन लेना है, निकालना है, वो किसी एक की तरफ ज़्यादा देना है कि ठीक है, मतलब आप बताने पड़ेगा। जैसे आपको स्किल को सपोर्ट करना है तो स्किल की 4 बातें अच्छी बताओगे, 5-6 बातें अच्छी बताओगे, 1-2 कम ही बताओगे। डिग्री की क्या है, जो जितनी बात अच्छी बताओगे उससे एक बढ़ के कमी बताओगे, एक ज़्यादा कमी बताओगे, कि आपको अंत में कंक्लूजन निकालना है, इसकी तरफ ज़्यादा झुकना है। आप एक नहीं कहोगे मुझे अच्छी ये लगी, आप कह दोगे मतलब ठीक है आप इससे शुरू करो, ठीक है डिग्री में ये अच्छी बातें हैं, लेकिन उसके साथ में एक ही है कि आजकल डिग्रियां बड़ी फर्जी तौर पे मिल जाती हैं, लोग घर पे बैठे बैठे डिग्रियां ले लेते हैं। तो ऐसे कमियां बता दोगे, उनमें योग्यता नहीं आ पाती है। बस आजकल हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार लेवल पर बढ़ चुका है भारत में अच्छा खासा, तो इस वजह से उनकी डिग्री बढ़ जा रही है। तो लेकिन हमें स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब इसको बोलोगे ठीक है ये बातें हैं इसमें, लेकिन इसमें ये बातें ज़्यादा नकारात्मक तौर पर प्रभावी है, इसलिए हमें ज़्यादा मुख इसकी तरफ करना चाहिए, स्किल की तरफ, क्योंकि उसमें ये इतनी अच्छी बातें होती हैं। हालांकि 1-2 पॉइंट हैं जो वैसे उसके नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि एक साक्षरता कम से कम होनी चाहिए, इसी 1 डिग्री का पेपर होना चाहिए, लेकिन अधिकतर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो हमारी प्रगतिशीलता बनी रहेगी। तो ऐसे करके आप बोल सकते हो, यानी कि मध्यम पाद भी चुन सकते हो, ठीक। ये डिबेटिंग कंसेप्ट होना चाहिए। तो हम बात करने आ रहे हैं फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या हुआ, क्षैतिज और वर्टिकल। तो क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को, ठीक है, और वर्टिकल बोलेंगे लंबवत को। तो ये आरक्षण समझ लो, इसका मतलब जैसे देखो SC है, खाली समझ लेना, और 1-2 लाइन लिखवा दूँगा, SC ST OBC ये है, और अगर अभी समझना चाहो तो EWS भी समझ लो। ये बस पूछ लेते हैं भारत में कैसे लाए। इसका मतलब ऐसे कि SC को आरक्षण कितना दिया है,
15%, ST को 7.5% और OBC को और जनरल को बचा हुआ जितना, मतलब इनको 10, जनरल नहीं ये वो है, इनको 10% दिया EWS को। जनरल वालों, अब जनरल वाले कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा 59.5 हो जाएगा, ठीक। अब उधर से हो जाएंगे 40 में 40.5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 59.5। अब बचा हुआ अनरिजर्व वालों के लिए बचा हुआ कितना हो गया, जो अनरिजर्व है जनरल में आएंगे वो हो जाएगा 40.5। ये मिलके पूरा 1 हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा पूरा 60, 59 और ये 60 और 40, 100, ठीक है, यानी कि 40। और वहाँ कितना था पहले 49.5 था, 10 इसको हटा दोगे तो 49.5 था, तो 50.5 अनरिजर्व्ड के लिए था, लेकिन अब EWS के लिए हो गया। तो ये 36 का मतलब क्या होता है, ऐसे सीधा, और लंबवत का मतलब होता है ये, ठीक है ना। तो हम बात करें अगर 36 की लंबवत की, तो लंबवत वाले एक हेडिंग बना लो, उसमें थोड़ा लिख लो 1-2 लाइन, फिर मैं उसको समझा देता हूँ। लंबवत आरक्षण, पहले लंबवत डालेंगे क्योंकि भारत में यही चलता है, और 36 की भी बात कही जा रही है। इसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। इसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं, श्रेणियां सीरीज बनाई जाती हैं और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। अगला विराम लगा लिखो, इससे पर इसमें किसी नई श्रेणी को आरक्षण प्रदान किया जाता है तो इसमें किसी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो इससे आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत बढ़ जाता है। ठीक है, लिखा कि अलग अलग श्रेणियां होती हैं, उन श्रेणियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है और इसमें कोई नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत बढ़ जाता है। अगली लाइन से लिखो, लाइन चेंज करके, भारत में मुख्यतः लंबवत आरक्षण के रूप, भारत में मुख्यतः लंबवत आरक्षण दिया जाता है। 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 ठीक है, अब इसको समझ लो जरा एक बार, तभी छोटा सा अपने छोटे अक्षरों में अपने नीचे लिख लेना। देखो SC ST OBC EWS है, एक श्रेणी बन गई, एक श्रेणी ये हो गई, एक श्रेणी ये हो गई, एक श्रेणी हो गई, ठीक है, अलग अलग लंबवत हो गई। मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं चल रहे हैं, यहीं पे SC है यहीं पे ST, ऐसे नहीं, SC ST OBC, ठीक है, लंबवत बन गए। 15% 7.5, जैसे ही कोई एक श्रेणी ये बना दी, तुम SC को हो गए, तुम्हें 15 दे दिया, इनको 7.5 दे दिया, इनको 27 दे दिया, इनको 10 दे दिया। अब क्या हमने लिखा कि इसमें कोई भी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण का कुल प्रतिशत बढ़ जाता है। जैसे यहाँ तक 49.5 था, अब एक श्रेणी और बना दी हमने, EWS नाम से एक श्रेणी बना दी, तो 10% दिया इसको आरक्षण, तो कुल बढ़ गया 59.5 हो गया कुल। ठीक है, यानी कि वर्टिकल आरक्षण की मुख्य बात क्या है कि उसमें अगर कोई नई श्रेणी जैसी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका कुल प्रतिशत बढ़ जाएगा। वहीं हॉरिजॉन्टल क्या कहता है कि आपने EWS क्या बनाया, EWS को बोला आपने कि आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं तो आप ऐसे कर दो। हॉरिजॉन्टल कह रहा है इसी में आर्थिक तौर निकाल लो, इसमें भी तो कुछ आर्थिक तौर पे होंगे तो इनको 10% दे दो, यानी 15% के अंदर 10% बांट दो। समझ में आ रहा है कि मतलब जो 15% है इसमें कुछ लोग 10% लोग ऐसे होंगे जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर होंगे। ठीक, यानी कि और 200 लोग की बात करिए हमने, उसका 15% 30 लोग हो गए, तो 30 लोग में से 10% वो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास आर्थिक तौर पर कम होंगे, तो उनको आप आरक्षण दे दो। ऐसे इसमें EWS बना लो। जैसे हम बताएं महिलाओं की बात करें, अगर ऐसे सरकार ये कह दे कि ठीक है महिला की श्रेणी बना दी अलग से, महिला की श्रेणी बना दी और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%, ठीक है, ऐसे मान लिया 33% की बात चल रही थी, ठीक, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा 33%, 33%, तो क्या इन्हें अलग श्रेणी बना दोगे अलग, तो महिला 33% लिया करेंगी। लेकिन अब क्या कर दो कि SC की कुछ महिलाएं होंगी
तो इनको इनकी जो महिला हों उनको 33% यहीं दे दो, इसी के अंदर दे दो, इसी के अंदर इसमें महिलाएं होंगी, इसी के अंदर होंगी, इसी के अंदर महिलाएं होंगी, तो ऐसे कर दो। लेकिन अगर ऐसे कर दिया तो फिर से परसेंटेज और बढ़ जाएगा। बात समझे? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, श्रेणी के अंदर ही हम देते हैं, और इसमें क्या है, एक नई श्रेणी जोड़ते हैं। KWS का मतलब क्या हुआ, आर्थिक तौर पे आपने दिया ना, तो आर्थिक तौर पे इसी के अंदर जो आर्थिक तौर वाले व्यक्ति उनको 10% दे दो, और बचा हुआ 20%, सॉरी जो बचा हुआ 90% व्यक्ति उनको 15% में जो बच रहा है उनको उसको दे दो, ठीक है। और बाकी ऐसी इसको बांट दो, ऐसी महिलाओं में ऐसे बांट दो, ठीक है। समझ में आ रही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का? हमारे यहाँ मुख्यतः ऐसे ही दिया जा रहा है कि नई नई श्रेणी बनाई जाएंगी, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, सीधे महिला देने देखा जाएगा, आप महिला हो तो आप जनरल की महिला हो, किसी को नहीं, ऐसा देखा जाएगा कि अच्छा महिला हो तो आपको ये दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकल आरक्षण है। अब 36 आरक्षण लिखो हेडिंग डाल के। इसमें आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता। इसमें आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणियां बनी हुई हैं इसमें आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणियां बनी हुई हैं उसी श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। उसी श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। इसमें किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जा सकता, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणियां लागू हैं या बनी हुई हैं उसी श्रेणी में या उसी श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। विराम। अतः इसे आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहते हैं। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अतः इसे आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहते हैं। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहते हैं। और है काफ़ी अभी है, हालांकि इसका एग्जाम्पल भी तो समझोगे, एग्जाम्पल के लिए तो जगह निकालोगे ना, इसलिए देखा। और इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं बढ़ता है, और इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं बढ़ता है, और इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं बढ़ता है, और इससे कुल आरक्षण का प्रतिशत भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243D, 243D, आर्टिकल 243D ये क्या कहता है? डैश लगा के लिख लो इसमें। पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण है। पंचायत चुनावों में 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है,
ठीक, इसका मतलब समझ लो क्या है कि यानी कि वही चीज़ें SC हैं, ST हैं और OBC है और EWS है। अगर ऐसा है तो इसके 1/3 महिला, ठीक, जैसे मान लो SC का कितना 15% है, यानी कि 100 सीट है, अगर 100 सीट है तो SC वाली की सीट कितनी हो जाएंगी, 15 सीट हो जाएंगी। 15% 100 का 15% 15 हो गया। अब इसी में 15 का 1/3 कर दो, 15 का 1/3 कितना हो गया, 15 1/3 यानी कि 5 मिला, 3 पंजे 15, यानी कि 15 सीट जो टोटल तुम्हारी SC के लिए हैं उसमें से 5 सीटें महिलाओं के लिए होंगी, उन SC जाति की महिलाओं के लिए, और 10 सीटें क्या हो, बाकी तुम पुरुष रहो, चाहे उन पर भी महिला आ जाए अलग बात है, मतलब अगर पुरुष नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो फिर और महिला आ जाए, लेकिन 5 सीट तो महिला के लिए होंगी, बाकी 10 तो आप पुरुष ले लो चाहे कुछ और है। ठीक है, बात समझे। ऐसी जो 7.5 इनका है तो उस पर 7.5 मिलेगा, उस 7.5 का 1/3 निकालोगे, ठीक, उन सीटों का। बात समझा रही, यानी क्या है कि ये आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है, जो आपको 15% आरक्षण दिया उसके अंदर 1/3 आरक्षण महिलाओं को दे दिया, तो ये इसलिए ऐसे आरक्षण के भीतर, और वो क्या है, वो महिलाओं को अलग ही कैटेगरी बना देगा। महिलाओं को बना दी ने तो महिलाओं को कैटेगरी बना दी, तो आप कैसे भी आरक्षण दोगे वो महिलाओं को मिलेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। ठीक है, समझ में। ऐसे अगर दिव्यांगजनों को हम आरक्षण देते हैं, कोई अक्स पूछे भाई और हॉरिजॉन्टल एग्जाम का दिव्यांगजन देंगे, तो दिव्यांगजन तो हर कैटेगरी में हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई अलग सीट नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं। तो दिव्यांगजन का जो आरक्षण दिया जाता है वो भी एक तरीके से हॉरिजॉन्टल आरक्षण का उदाहरण बनेगा। कोई आपसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल का और अगर मतलब दो, तो एग्जाम्पल में एक तो आपने ये लिख दिया कि आर्टिकल जो हमारे संविधान में चल ही रहा है 243 ये चल रहा है, ठीक है, ये हमारे संविधान लागू है, क्यों, हमारे संविधान का आर्टिकल तो ये, लेकिन एग्जाम्पल जो दिव्यांगजनों के लिए है वो लिख लो, एक दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ऐसा कहीं बना नहीं है कि इतना उनका परसेंट दिया जाएगा, लेकिन वो हर पोस्ट के हिसाब से वो ट्रीट होता है। दिव्यांगजनों का आरक्षण भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण में। ठीक, ये भी इसी में आ जाएगा। तो वर्टिकल हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? मुख्यतः ये चल रहा है, हालांकि ये भी तो चल रहा है हॉरिजॉन्टल भी, लेकिन मुख्यतः बोलोगे क्या चल रहा है, वर्टिकल चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे आर्टिकल 243 के तहत हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी लागू है, ठीक, लेकिन मेन तौर पे वर्टिकल चल रहा है, कोई एक नहीं चल रहा है, ठीक। बाकी वैसे इसके संबंध आगे वाला मुद्दा ये 3 हो गया। चौथा मुद्दा हम आर्थिक तौर पर एक मुद्दा है, आर्थिक तौर पर आरक्षण आप लोगों के शरीर गवाही दे गया है कि इसके ज़्यादा अब नहीं, आगे नहीं। एक आर्थिक तौर पे मुद्दा आरक्षण का और पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं। EWS उसमें देखेंगे, फिर हम समझेंगे कि आरक्षण की आलोचना, कि आरक्षण की सही है या नहीं है, फिर आरक्षण का महत्व देखेंगे, आरक्षण जरूरी क्यों है, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 अभी समानता का अधिकार के अंदर चल रहा है ये, इसके बाद आपको आरक्षण के ऊपर कोई बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। कल का एक और मुद्दा पढ़ेंगे, शरीर गवाही दे रहा है सबका, ये इतना समझ में आ गया। वैसे हॉरिजॉन्टल तो भारत में क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? भारत में कौन सा आरक्षण चल रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मुख्यतः मेन ये चल रहा है हर जगह ज़्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू, जैसे आर्टिकल 243 और दिव्यांगजनों का उदाहरण भी एक तरीका हॉरिजॉन्टल आरक्षण में आ जाएगा, ठीक। चलो अब कल मिलते हैं, आज को इतना ही रखो, बनना तो अभी और था।